Good morning, everyone. I always ask you people to sit in the front rows, isn't it? But वही human nature कि हमें पीछे जाके बैठना, पता नहीं पीछे की सीट में क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई डोंट नो. हाँ जी, सो आ जाइए, फटाफट आगे आ जाइए. फैंस ऑफ कर दीजिए प्लीज. ऑल द फैंस रिक्वायर्ड टू बी ऑफ. All the girls, stick in here. Yes, everyone. Yes. आज रैंडम बेसिस पे क्वेश्चंस हो जाए. बोलो, मना कर रहे हो? मैंने थोड़ी कहा कि अगर आंसर नहीं आया तो पेनल्टी लगा दूंगी. कहा एक बार भी. अगर नहीं दे पाए आंसर तो क्या हो जाएगा बताओ? हद से हद क्या हो जाएगा? बस बाहर खड़ा कर दूंगी. तुम रिकॉर्डिंग देख लोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं है ना. अच्छा, और कुछ है तो यहाँ पे तो तुम्हारे लॉस की कोई चांसेस ही नहीं है. फटाफट से हाँ बोल दो फिर. हाँ बोल दो फटाफट से फिर. नहीं, पहले रिवाइज करना है, वो तो घर से करके आना चाहिए था. If I'm coming here, I depart from my home at exact 6:30 and reach here at to start the class at 8:30. लक्ष्मी नगर का नाम सुना है? उससे भी थोड़ा आगे रहती हूँ, तो 2 घंटा आने के लिए लगता है. तो उस 2 घंटे के लिए भी सोचती हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है, क्या सिस्टमैटिक है, पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहने वाला है. आते हुए जाते हुए सब चीज़ें मैनेज करते हुए जाती हूँ. What about you people? 5 बजे उठ के करते क्या हो? सो जाते हैं? वाह. यस यू प्लीज, फ्रंट सीट. हाँ जी. ऑरेंज टी शर्ट. क्या हुआ? कराओ कराओ. और सुनो, अगली क्लास में पहले सॉन्ग करा देना. तुम्हें मेरा नेचर पता है ना कि मैं फैन ऑफ करा देती हूँ. सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन नेचर. आज तो मैं अलाउ कर भी रही हूँ, अदरवाइज मैं अलाउ भी नहीं करूँगी. ओए ओए क्या कर रहा है ये? कौन है ये ओए ओए करने वाला? तो तुम इधर आ जाओ, जिनको गर्मी लग रही है वो इधर आ जाए. किसी बात कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ, छोटे बच्चे हो क्या? आगे आ जाओ. बीमार मत पड़ जाना बस. बीमार पड़ोगे दिक्कत होगी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक आज की डेट में बीमार होता है तो वो बाकियों को भी साथ में लेके जाता है बीमारी में. मैं तो बहुत बच के रहती हूँ भाई. एक बार गला खराब हुआ, एक बार हल्का फीवर आया, 3 days मिनिमम वेस्ट. तुम लोग हिसाब किताब लगा के चलते हो नहीं चलते हो कि तबीयत खराब हुई तो कितनी क्लास मिस होगी, फिर उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? या सिर्फ हिसाब किताब तुम्हारे अकाउंट्स और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ही चलता है बस, जिंदगी में नहीं चलता? मुझसे बता, मैंने क्वेश्चन पूछा ना तो मुझे आंसर करेगा. बगल वाले को क्यों आंसर कर रहा है? तुम इधर आ जाओ आगे, खाली तुम. यहाँ बैठो. नहीं अब तो हो गया, तुम इधर आओ. नहीं दोनों नहीं आएंगे. क्या चल रहा है तुम दोनों के पीछे? तुम इधर आ जाओ, अगर कुछ नहीं चल रहा तो बात खत्म. अभी ठीक है. बुक कहाँ है तुम्हारी? निकालो फिर उसको. कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए? साढ़े 8 बजे तक आ जाया करो. पंखे बंद करवा दिया करो. अपनी बुक्स कॉपीज खोल लिया करो.
पिछला रिवाइज करना चालू कर दिया करो, ठीक है? क्लियर? क्लियर? और जिसको ज्यादा दिक्कत है वो घर बैठ के रिकॉर्डिंग आराम से देख ही सकता है। देखो, जो लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है वो क्या करेगा? टीचर की सुनेगा नहीं और घर बैठ के आराम से रिकॉर्डिंग देखेगा। कोई बात नहीं, कितने दिन तक देख लेगा, फिर उसके बाद आटे का शिफ्ट ज्वाइन करेगा, फिर वहां पे पंक्चुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ सुनेगा। चलो, दूसरे का रोल नंबर बता दिया करो, अपना मत बताया करो। ठीक है, तो धीरेन नाउ स्टॉप द पीपल फ्रॉम हियर। अभी अंदर एंटर नहीं करेगा कोई भी इंसान। यस, सो आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मजा नहीं आया? गुड मॉर्निंग मैम। ओके गाइज, तो stop there only. Thank you. So guys, in the previous class we started with the part C of this chapter. So total chapters are 5. How many parts in chapter number 2? 4. Okay. हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट खत्म कर दिए हैं? पार्ट भी टोटली खत्म कर दिया है। पार्ट भी किसके रिलेशन में था? ERP. पार्ट कौन सा शुरू किया अभी हमने? C. पार्ट C किसके रिलेशन में है? कितने मॉड्यूल्स हैं? 11। बैठ जाओ। आज के बाद ध्यान रखेंगे एटिकेट्स और मैनर्स। इफ एनी क्लास इज गोइंग ऑन, यू विल नॉट कम एंड जस्ट सिट। आप बड़े बच्चे हो चुके हो, आपको क्या करना चाहिए? एटिकेट फुली बता रही हो, बिकॉज आई वॉज इनटू लाइक ओरिएंटेशन, दैट इज और OCE प्रोग्राम, OP प्रोग्राम यू शुड से, एंड द MCS GMCS क्लासेस। तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए बैठने का तरीका क्या होता है, क्लास में एंटर करने का तरीका क्या होता है। So if any class is going on, any presentation is going on, if there is any host who is actually hosting the whole show, and as a audience, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना तो आप उसको डिस्टर्ब करें और ना ही इस बात की तकलीफ बाकी कंटेस्टेंट्स को होए कि आप लेट आए हैं। क्या हुआ इसको? फ्लक्चुएट। ओके, सो मैं ये चाहती हूँ कि अगली क्लास में अगर आप लेट भी आते हैं तो आप वहीं पर बैठे रहेंगे, वहीं पर अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे जब तक कि आपको मेरे से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं मिल जाता, ईदर टू सिट और टू स्टैंड और व्हाट्सएवर। ठीक है? होता क्या है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यू पीपल सम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड। नाउ बीच में आप लोग आ जाते रहते हो, फिर क्या होता है वो कॉन्सेप्ट की माँ की आंख हो जाती है, एंड आई डोंट वांट दैट। सो आई वांट कि अगर क्लास में एंटर कर गए हो, आई हैव स्टार्टेड विद द फ्लो, then all of you have to be there present mentally physically। ठीक है? लेट कोई भी हो सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशंस हो सकती है, लेट आने के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। ठीक है? बट आपका लेट आना ना तो मैडम को दिक्कत करना चाहिए ना बाकी स्टूडेंट्स को दिक्कत करना चाहिए। ठीक है? और ये भी नहीं कि आप आके चुपचाप से पीछे बैठ रहे हो, पीछे की बेंच खाली मिलेगी, ये भी नहीं। दिस डजंट कम इन अ गुड एटिकेट्स। तो आपको अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जैसे आप वहाँ आए हैं, आपने अटेंडेंस मार्क कराई, यू हैव टू बी वेरी साइलेंट एंड होल्ड योर पोजीशन एंड देन एंटर द क्लासरूम देयर आफ्टर हैविंग रिसीव्ड माय कम्युनिकेशन। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हमारे पास कम्युनिकेशन में वी हैव 2 forms। The very first one is the verbal communication and second one is the non-verbal communication. So verbal communication you people understand. अब यहाँ पर ऐसी ही सिनारियो पे तो हम non-verbal communication से अपने gestures के थ्रू, body language के थ्रू बातचीत करते हैं, because verbally I am involved in the class. So only non-verbally I can interact with the people who are standing outside. तो क्लास के बाहर खड़े रखूंगी नहीं, कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, और क्लास से बैठने दूंगी नहीं बिकॉज एटिकेट्स मना करते हैं। तो होल्डिंग इज द राइट पोजीशन। जब तक कि होस्ट से आपको डायरेक्शंस ना मिल जाए आपको क्या करना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? देखो, हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में एक ही चीज तो पॉपुलर है, विच इज आवर कल्चर, एंड ये कल्चर का ही एक पार्ट है, राइट? ये जो हम एटिकेट सीख रहे हैं, जो हम मैनर्स सीखते हैं, ये हमारे कल्चर का पार्ट होता है। सो इफ यू आर गुड एट एक्सेप्टिंग दीज थिंग्स देन यू विल बी द पीपल हु वुड बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। एज अ ह्यूमन नेचर में एक बात बोलती हूँ, हमारे अंदर एक चीज होती है कि वी ऑल वॉन्ट आई थिंक समहाउ वी ऑल वॉन्ट इनसाइड फ्रॉम आवर हार्ट कि हर एक इंसान हमें पसंद करे। दिस इज द ह्यूमन नेचर
कि हम जैसे भी है हमें सामने वाला इंसान ना पसंद करे। और लिटरली बोलूं कि जो एक इंसान में मिल जाता है ना ऐसा कि जो हमें पसंद कर लेता है टू द मैक्सिमम, हम उसके साथ में बॉन्ड बना लेते हैं, या फ्रेंडशिप का बॉन्ड, रिलेशनशिप का बॉन्ड, यू नो ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड, यू नो कोई भी बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। सो बात तो वही हुई ना कि ह्यूमन को पसंद आने का एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सभी लोग पसंद करें, अगर आप चाहते हो कि आपकी सब जगह वैल्यू है, सो आपको उतने लेवल ऑफ एटिकेट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, अगर आप यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करते हैं, मैं कहती हूँ ऑल ऑफ यू आर नाउ क्वालिफाइड, ठीक है, आपने सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया, सो एजुकेशन वाइज आप सभी लोग सेम ही पेज पर हैं, सेम ही लेवल पर हैं, बट स्टिल people are going to prioritize, and they will prioritize according to your etiquettes, your behavior, your way of dealing with the people, isn't it? So अगर आपका वो अच्छा है तो you will be chosen and you will be on the priority side. Otherwise देखो, सक्सेस सबको मिलती है, लेवल डिफरेंट हो जाता है, दैट्स इट। मैंने अपनी लाइफ में आई हैव मेड सो मेनी चेंजेस। अगर तुमको मैंने बताया है लाइक आई हैव बीन थ्रू आउट द रैंक होल्डर, तो मैं तुम्हें बताती हूँ इतना एटीट्यूड का लेवल था ना, मतलब कोई मक्खी नहीं भटक सकती थी मेरे साथ आगे से। कॉपी नोट्स, आज भी जो नोट्स तुम्हारे पास है ना, ये नोट्स तुम्हें मार्केट में नहीं मिलेंगे। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई नोट्स बिकॉज ये लेवल का हार्डवर्क कोई फैकल्टी ने किया ही नहीं है। आई कैन बेट ऑन इट, ये लेवल का हार्डवर्क। ठीक है, कि आपको अमेंडमेंट्स भी उसमें लिख के दे रहा है, कलरफुल भी दे रहा है, हैंड राइटिंग की प्रॉपर आ रही है, जितना कंटेंट चाहिए आईसीए में वो कंटेंट दे रहा है। कंटेंट तो कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, बट जो लिख कर मार्क्स मिलेंगे वो कंटेंट देना। सो आई बिलीव कि इसमें बहुत हार्डवर्क लगा, इसीलिए दीज नोट्स आर नॉट आउट, इसीलिए इसका पीडीएफ वोंट बी अवेलेबल। आप कहीं भी पूरी टेलीग्राम पे छांट लीजिएगा, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ। और ये मेरा नेचर आज से नहीं है, ये मेरा नेचर बहुत पहले से है। जब मैंने 12th क्लास करी थी, 12th क्लास के अंदर बीएसटी सब्जेक्ट था। वो बीएसटी का सब्जेक्ट बच्चा एनसीईआरटी से करता था, ज्यादा से ज्यादा एक साइड बुक खरीदा था। मैंने 5 साइड बुक्स खरीद के अपने नोट्स बनाए थे। Then when the examination was done, I attempted for 97 marks. 3 मार्क्स का क्वेश्चन मेरा रह गया था। टीचर ने मुझे सप्लीमेंट कॉपी नहीं दी थी, एक्स्ट्रा कॉपी नहीं दी थी। बताती हूँ। सो जैसे ही मैंने 5 मिनट या 6 मिनट रह रहे थे, मैंने टीचर को बोला मुझे एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, एंड टीचर ने मुझे रूल सुना दिया। आपको पता नहीं है एग्जाम से 5 मिनट पहले एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती। एंड उस टाइम बीएसटी का सबसे पहला पेपर था बोर्ड्स का। एंड जैसे ये चीज़ हुई तो आई वॉज लाइक रियली शॉक। मैंने उससे उस टाइम जितनी मिन्नतें मैंने आज तक किसी और से नहीं करी होंगी ना, उतनी मिन्नतें मैंने उससे करी। मैंने कहा रूम के अंदर ही है, तुझे क्या पता चल रहा है कि 1 मिनट पहले अगर कॉपी मिल जाएगी तो मेरा जो है ना भविष्य बहुत डिपेंडेंट है इस कॉपी के मिलने पर। बट उसने मुझे जो है ना ये कॉपी नहीं दी। मैंने 97 का अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट 93 मार्क्स। और वो जो 4 नंबर का क्वेश्चन था ना, वो भी वो क्वेश्चन था जिस दौरान मैं उसे लड़ रही थी, फाइट कर रही थी कि प्लीज मुझे कॉपी दे दे। 3 नंबर का क्वेश्चन ये गलत हुआ जो उसने लिखने नहीं दिया। 4 नंबर का क्वेश्चन बिहेवियरल एस्पेक्ट के चलते और रूल्स नहीं पता थे, इसके चलते चले गए। एंड उसके बाद आई वॉज लुकिंग टू टॉप माई कॉलेज, आई वॉज लुकिंग टू टॉप माई स्कूल, एंड देयरफॉर मैंने अपने प्रिंसिपल से कंप्लेन करी कि अगर आपको टॉपर्स के साथ में जरा सी भी, हल्की सी भी अगर आपको लगता है क्योंकि दिक्कत है, तो आप टॉपर्स के साथ में सहूलियत दीजिए ना उनको। अगले दिन ही मेरी टेबल ठीक हुई, मेरा चेयर ठीक हुआ। आई एम पेइंग फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। टेबल ठीक हुई, चेयर ठीक हुई, मेरे लिए पानी की बॉटल आई, एक्स्ट्रा शीट पहले ही दे के चले गए मेरी सीट पे, आपको जितना चाहिए उतना लेने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। I took the efforts and yes, I topped my college as well. I was the gold medalist in my school as well. So this is what the point. तब कि ये वाले मार्क्स रह गए मेरे, इसके लिए मैंने फाइट किया। तो तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो ये 5 बुक्स से मैंने नोट्स बनाए थे ना, वो 5 बुक्स से बने हुए नोट्स भी किसी को दिए नहीं थे। आई वॉज सो ऑब्सेस्ड बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपका मटीरियल, अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे होंगे ना, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, कॉम्पिटिशन में एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। सो आई वॉज हैविंग अ गुड हैंड इन ड्रॉइंग, माई हैंड राइटिंग यू कैन सी। इस एज पे ये है तो उस एज पे कितनी होगी, 12-13 साल पहले, 14 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस एज पे कितनी होगी। सो वंडरफुल हैंड राइटिंग, वंडरफुल ड्रॉइंग प्रेजेंटेशन, एंड मैंने उस एडवांटेज को यूज किया। और हर बारी जहाँ जिस समंदर ने पैर रखा उसमें क्या किया, मैं हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट ही रही।
मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी 10 साल बाद यहीं खड़ा होना है। अगर आप ये चीजें समझ जाओगे, द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ योर रिसोर्सेज, द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी फैक्टर, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड यस, पीपल यूज टू से सोनाली बहुत एटीट्यूड वाली है, अपनी कॉपी नहीं देती है, यूज टू से, मैं भी यूज टू हो चुकी थी। एक दिन ऐसा आया था कि 12th क्लास में अकेले बैठ के लंच करना चालू कर देता हाफ इयर्स के बाद, बिकॉज आई नेवर यूज टू मेक कनेक्शंस विद एनीवन बट व्हाट हैपेंड देन, इट्स फाइन, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ आई थिंक स्मॉल टाइम, ठीक है, थोड़ी सी बात है। बट जिस दिन रिजल्ट आया, जब मीडिया इंडस्ट्री मेरे घर के नीचे थी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हर एक इंसान इंटरव्यू लेने के लिए पीछे पड़ रहा था। मेरे डैड मोतीचूर के लड्डू जो हमारे फेवरेट है उसके 20 किलो के डब्बे बनवा रहे हैं टू डिस्ट्रीब्यूट। प्रिंसिपल बुला रही है कॉलेज में कि आज जाओ सोनाली इंटरव्यू लेने, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उस दिन रात को 11 बजे मेरे ही मोहल्ले में मेरे ही क्लासमेट्स, जब मैं वहां से गुजरी, अरे वाह टॉपर जा रही है, एंड एवरीथिंग वैनिश्ड कि यस, ये 6 महीने जो अकेले काटे वो बिल्कुल बिल्कुल काम आए, क्योंकि टॉपर तो कोई एक ही बन सकता है ना, एंड वो मैं ही थी। तो मैं ही आपको बताना चाहती हूँ, व्हाटएवर यू आर हैविंग इन योर हैंड, यू आर सो लकी, जस्ट यूज दीज रिसोर्सेज एंड एटिकेट्स में रहिए। आप क्लासमेट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, टोटली योर चॉइस, बट हाउ टू बिहेव विद द होस्ट, हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स। I never disrespected any faculty, never ever in my life. For me, even if I visit my school today even, so they will be more than happy and they remember me today even. I am one of the alumni in my school. Alumni, you understand? Alumni, you understand? Who is an alumni? Previous batch के बच्चे plus इससे आगे वर्ड लगाओ होनहार, यानी कि एल्यूमिनाई की उपाधि उसको दी जाती है जो कि अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके कॉलेज में होते हैं, उनके स्कूल में होते हैं, उनके लिए वो एक आइडल की तरह काम करते हैं, तो उनको ये उपाधि दी जाती है। लेट्स सपोज इफ यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज बट यू ऑल वुड नॉट बी ग्रेडेड द एल्यूमिनाई स्टेटस, ओनली दोज स्टूडेंट्स जो कि जिंदगी में कहीं सक्सेसफुल हुए या कोई उनकी जॉब ऐसी लग गई है समथिंग लाइक दैट, उन्हीं को ही जो है ये उपाधि दी जाती है, सबको ये उपाधि नहीं मिलती है। एल्यूमिनाई का जो स्टेटस होता है, एंड आई एम द एमिटी एल्यूमिनाई एज वेल। एमिटी भी हर एक को स्टेटस नहीं देती है। तो इतनी बात समझो, एटिकेट्स के साथ रहो, आराम से बात करो और हर चीज को फोकस से पढ़ो। जो आपके पास है बेटा किसी के पास नहीं है, मार्क माई वर्ड्स। और आपको ये अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है कहीं से भी कहीं तक, मैं इतने आसान तरीके से आपको पढ़ाती हूँ, सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे 15 मिनट देने हैं इस टॉपिक पे, 10 मिनट देने हैं इस टॉपिक पे, बट आई मेक श्योर कि आपको समझ में आए। अगर आप मुझे मना कर देते हो मैं आगे चलती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चलते हो। ठीक है, यस, कम इन, हैव योर सीट्स, बी क्विक। हाँ, रजाई तो नहीं लाई मैं यहाँ बैठ जा, हाँ यहाँ पे आ जा। वो नहीं चल रहा इतना दूर, मैं भी तो खड़ी हूँ। तेरे को जुकाम हो रहा है तो तू अकेले जाके बैठ, कहीं बैठ जा। एक काम कर, अपने पार्टनर को यहाँ भेज दे, तू वहां चला जा, डन है भाई, इतना तो कर ही सकता है तेरा पार्टनर तेरे लिए। चलो, सो चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर सी, बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। मैंने आपसे कहा था कि इस वाले पार्ट के अंदर, पार्ट सी के अंदर कतई आईटी नहीं है, राइट? और अगर होगी भी तो 1 to 2% बस। ठीक है, तो आज हम जो है, जो रिमेनिंग हमारे बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स हैं उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट रिविजन करते हैं। सो टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं बेटा जी? 11 मॉड्यूल्स हैं। अपन ने कितने कितने मॉड्यूल्स कर लिए थे? सबसे पहले कौन सा किया था? HR, उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा क्वालिटी मैनेजमेंट, चौथा कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल। ओके, अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि HR मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रोसेस, वेरी गुड। S&D, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोसेस एंड फीचर्स, QM के अंदर प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं बाय द वे?
4 क्वालिटी की प्लानिंग करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे, एश्योरेंस देंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज CRM. इसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बेनिफिट्स. चलो, आपको पता है जो CRM मॉड्यूल है, अगर आप जाओ यहाँ पर मेरे वाले नोट्स के अंदर तो यू कैन सी कि जो CRM मॉड्यूल है दैट इज ऑन दी लास्ट, है ना, सबसे आखिर में है. तो आपको पता है इस मॉड्यूल को भी इस सीरीज में रखने के पीछे मेरा एक लॉजिक है. ठीक है, तो आप जो है CRM मॉड्यूल जो कि आपका सबसे लास्ट का मॉड्यूल है, इसको आप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे नॉट इन रिलेशनशिप. लिखो नॉट इन रिलेशनशिप, यानी कि ये क्या है? सिंगल. और ये लिखोगे मैनी रिलेशनशिप. तुम समझ गए ना? समझ गए ना? जिसका कोई नहीं, मतलब सुनो, अगर तुम लोग कहते हो कि हम जो है एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम एक ही सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो सारी चीजें एक ही में होनी चाहिए और आपस में इंटरकनेक्शन होना चाहिए. तो हम कह रहे हैं कि जो सबसे लास्ट में है ना, उसका 0 लेवल ऑफ कनेक्टिविटी है. मैं मेरे कस्टमर को कैसे सर्व करना चाहती हूँ, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मैं मार्केटिंग कौन से कर रही हूँ, इसका कोई भी संबंध तुम्हें लगता है सॉफ्टवेयर से, ERP से? कोई संबंध नहीं है. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जिसका किसी और मॉड्यूल से कोई संबंध नहीं है, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट, तो वो कौन सा मॉड्यूल होगा? CRM मॉड्यूल. और एक ऐसा मॉड्यूल जिसका सबके साथ संबंध है, वो क्या है? पैसा. याद करोगे, क्यों पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है. सो गाइस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पैसा हर जगह इन्वॉल्व होगा. इन्वेंट्री की बात करूंगी तो भी इन्वॉल्व होगा, मैं प्लांट मेंटेनेंस की बात करूंगी तो भी इन्वॉल्व होगा, क्वालिटी की बात करूंगी तो भी पैसा इंक्लूड होगा. हर जगह पैसा लगेगा ही लगेगा. तो ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो हर जगह लगता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल. दिस कैन इवन कम इन द MCQs. एम आई क्लियर? ओके, चलो. सो अपन लोगों ने 4 मॉड्यूल कर लेते हैं. अब हम करने जा रहे हैं बेटा जी ये वाला मॉड्यूल, मटीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. MM मॉड्यूल कहते हैं इसको प्यार से, मटीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. ओके, मटीरियल मैनेजमेंट से क्या समझ आता है? कि मटेरियल को मैनेज करना, यानी कि मटेरियल को लेकर आना है. सो हर्ष, वेयर इज हर्ष? आजा. सो हर्ष को मैंने बुलाया, पहले भी मैंने हर्ष को बुलाया था. सो मैं हर्ष को ये बोल रही हूँ, हर्ष एक्चुअली क्या है, मेरे को ना आज ना शाही पनीर बनाने का मन कर रहा है. क्या बनाने का मन कर रहा है? शाही पनीर. और ना शाही पनीर ना मेरे को बनाना ही सारे बच्चों के लिए है. तो मुझे अप्रोक्सीमेट फिगर दे कि मेरा पनीर कितना लग जाएगा इतने बच्चों के लिए. अप्रोक्स फिगर दे. कितना? 15-20 किलो. ओ माय गॉड, मेरी शादी का नहीं पूछा मैं ये देखो, मैं अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे देती हूँ. 250 ग्राम्स में 5 लोगों का हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 50 ग्राम एक इंसान लेता है. तो काउंट करके बताओ कितना किलो अप्रोक्स चाहिए होगा? धीरेन भैया, लेट हिम डू इट. यस, अप्रोक्स फिगर बता दे. हाँ करो. 10 किलो मान लो. चलो ओके, थैंक यू. अभी जाना नहीं है, रुक जा. सो इसने मुझे बोला कि मैम 10 किलो पनीर लग जाएगा, मैंने भी इसकी बात मान ली. अब क्या हुआ, 10 kg पनीर की रिक्विजिट निकली, यानी कि रिक्वायरमेंट कितने केजी पनीर की है? 10 किलो पनीर की है. अब मैंने हर्ष को बोला, हर्ष तेरे को जाके पनीर अरेंज करना है, ठीक है. अब हर्ष मुझे क्या कह रहा है कि मैम आप अपने फ्रिज में भी देख लो, क्या पता पहले से रखा हो. पनीर एक पेरिशेबल आइटम है, पुराना रखा हुआ खराब हो सकता है, तो आप क्या करो अपने फ्रिज में झांक लो. मैंने कहा ठीक है झांक लेती हूँ. मेरे यहाँ पर फ्रिज के अंदर 2 kg पनीर रखा हुआ था, मेहमान आने वाले थे, रखा हुआ था. तो अब मुझे बताओ कि इसको कितना पनीर लाने की जरूरत पड़ेगी? 8 अरे वाह, तो बहुत होशियार है. अब ये 8 किलो पनीर लेने के लिए कहाँ जाएगा बेटा? बाजार जाएगा. बाजार में बहुत सारी दुकानें होती हैं. अब हर्ष आगे क्या है सरनेम? हर्ष कुमार. हर्ष कुमार है और कास्ट क्या है?
वशिष्ठ, ठीक है। तो हर्ष जो है बनियों के साथ उठता बैठता है, तो इसका दिमाग कतई बनियागिरी में चलता है, ठीक है। तो अब ये है, ये इतने सारे लोगों के दुकान पे जाता है और बनियागिरी दिखाने की कोशिश करता है। नाउ यू अंडरस्टैंड बनियागिरी, ठीक है। ये इस दुकान पे जाता है, इस दुकान पे जाता है, और ये दुकान वाला क्या कहता है, ये दुकान वाला कहता है बेटा जी, ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पनीर देने को राजी हूं, मेरे यहाँ पर आपको मिलेगा ये जो पनीर है 8 किलो पनीर आपको मिलेगा 800 रुपए में। बहुत ही इजी कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, कितने रुपए में, 800 रुपए का कैलकुलेशन इसने मुझे करके दिया। अब ये दूसरी दुकान पे जाता है, यहाँ पे दूसरा वेंडर बैठा होता है, इसने कहा भैया ऐसा है मैं ये 5 किलो 7 किलो ऐसा नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ पे मिनिमम जो जाता है बेटा 10 केजीज जाता है, इससे ऐसा नहीं, मैं इससे कम तो लेता ही नहीं हूँ, मैं आपकी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो भैया जब इसने मिनिमम 10 किलो का बोल दिया, हमने कहा बता चल तू कितने का देगा 10 किलो, तो उसने मुझे बोला मैं 10 किलो 800 रुपए में दे दूंगा, ठीक है। एनालिसिस दिमाग चलना चालू हो गया, बच्ची कह रही है मैम मैं इसी से लूंगी, ठीक है। अभी देखते हैं, इस वाले वेंडर के पास जाता है, वेंडर नंबर 3, ओके। अब ये जब ये इस वेंडर के पास जाता है तो हर्ष बातें करता है, कहता है एक कोटेशन तो इसने दे रखी है, एक कोटेशन इसने दे रखी है, अब मैं इससे बात कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि मैं जो हूँ आपको आपके रेट पे देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोटेशन डालो। तो हर्ष कहता है बढ़िया दिमाग है, मैं तो अपना कोटेशन डालूंगा। इसने बोला 600 रुपए, ठीक है बता, ठीक है। और कोई दूसरा चेंज करना तो 600 की जगह 700 कर दूं, 900 कर दूं, पक्का 600 वाला पनीर लेके आएगा, 200 पनीर ही चाहिए बेटा, ओके। ऐसे करके अब ये वेंडर नंबर 4 के पास जाता है, वेंडर नंबर 4 भी कोटेशन देता है, कहता है मैं आपको 8 केजीज ही पनीर 1000 रुपीज का देने को तैयार हूं। वो क्या कह रहा है, भाग जाए ऐसे, ठीक है। ऐसे करके ये बहुत सारे वेंडर्स के पास जाएगा। क्या ऐसा ही होता रियल लाइफ में भी, ठीक है, ओके। यहां पर मैं लिख देती हूँ 8 केजीज है, तो आपको दिख रहा है कि देर आर सो मेनी कोटेशंस इन्वॉल्व फ्रॉम मेनी वेंडर्स। अब मैं हर्ष को पूछती हूँ कि हर्ष मुझे बता कि मैं जो हूँ किस वाले वेंडर की बात मानूं, 1 की बात मानूं, 2 की, किससे मैं फाइनलाइज करूं, बता मेरे को, जो तू कहेगा मैं वो फाइनलाइज कर दूंगी। सेकेंड वाला, नहीं मैं, तुम जो कहोगे मैं रीजन बातें पूछूंगी, मैं एक वेंडर और ऐड कर देती हूँ, तुम्हारी और सहूलियत हो जाएगी। ये कह रहा है कि आप मुझसे 15 किलो पनीर ले जाओ 1000 रुपए में, और बताओ, चलो। थर्ड वाला पक्का, ऑडियंस आप हर्ष के साथ जाना चाहोगे, 600 रुपये वाला पनीर खाना चाहोगे, ठीक है, लॉक कर दूं, ठीक है हर्ष जा, थैंक यू, बस इतना बहुत है, सिलेक्शन करवानी थी मेरे को। हाँ जी, तो हर्ष ने चूज किया है 3rd नंबर का पनीर, जिसमें कि इसको 8 किलो पनीर 600 का पड़ रहा है, पक्का। ये वाला एनालाइज कर लिया, कितना पड़ रहा है पर केजी, मैं कह रही कितना पड़ रहा है पर केजी, वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। मतलब उसकी कैलकुलेशन भी मैं करके दूं, कितना पनीर चाहिए, 1000 डिवाइड 15, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, माय गॉड। और ये बताओ थर्ड वाला, चलो ठीक है, ओके, तुमने बिल्कुल सही बात बोली है, एक एक करके बात करते हैं। बिफोर दैट जो हर्ष ने चूज किया उसकी बात करते हैं। हर्ष ने 3rd को चूज किया, हर्ष ने 3rd को क्यों चूज किया, अब हर्ष बताएगा, बताओ हर्ष। जरूरत, बिल्कुल सही बात है, पनीर इज अ पेरिशेबल आइटम, मैंने पहले मेंशन किया, तो इन्होंने बोला कि मैम जरूरत के हिसाब से तो सामान खरीदेंगे, पनीर एक पेरिशेबल आइटम है, खराब हो सकता है, ज्यादा लेके क्या करना है, तो इसने बोला कि अगर पनीर एक पेरिशेबल आइटम है तो ये तो गया खत्म, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं 10 किलो वाले वेंडर्स की। आप 10 किलो तो जा सकते हो, आज भी तो मेरे फ्रिज में 2 किलो पड़ा हुआ था, तो आगे भी पड़ा रह सकता था, क्या दिक्कत थी, बोलो हाँ कि ना। मैं क्या करती, ओल्ड वाला यूज कर लेती और फ्रेश वाले में से 2 किलो वापस फ्रिज में रख देती, कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं। जब दिक्कत नहीं तो फिर चूज का ही नहीं किया,
पर केजी कॉस्ट ज्यादा पड़ गया है, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। ओके, और अब ये वाला, ये भी बहुत महंगा लग रहा है ना, ठीक है। ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस पे चला गया है ना, ठीक है भैया चलो। तो इसका मतलब तुम जो हो एक लोएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हो। आई पार्डन, you are focusing on lowest price product. That means you are focusing price, not the quality. बोलो हाँ कि ना। तो तुमने जो डिसीजन मेकिंग करी किसके बेसिस पे करी? प्राइस। अब मैं क्वालिटी बता देती हूँ, उसके बाद डिसाइड करना वापस से तुम्हारे को जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो इसकी है, फोर्थ वाले की, इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, और इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, मतलब इसके बाद। अब बताओ कोई डिजाइन में चेंज आएगा? आएगा? क्यों भाई, अब बताओ। फर्स्ट वाले ले लोगे, मतलब क्वालिटी के पॉइंट पे आते चेंज हो गए डिसीजन। यानी कि एक बात मुझे बताओ, हर एक इंसान जो बाहर बाजार में जा रहा है उसके दिमाग में सर्टेन फैक्टर्स है। Now even यहाँ इस केस में मैंने एक फैक्टर और नहीं लिया, that is the cost of taking the paneer from the दुकान to the home। हो सकता है कि ये दुकान जो है बेटा जो तुमने चूज करी वो 8 किलोमीटर दूर हो, उसको लाने में इतना पेट्रोल खर्च हो जाए जितना कि तुम्हें पनीर नहीं मिल रहा उतना पेट्रोल खर्च हो गया। बोलो हाँ कि ना। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। बोलो हाँ कि ना। वी ऑलवेज डोंट से कि हम तो लोएस्ट प्राइस खरीद के ले आएंगे, बस ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में बाकी फैक्टर्स भी रहते हैं। इजंट इट? आज तुमने ही प्रूव कर दिया। यही सारे फैक्टर्स किसके दिमाग में होते होंगे? उस आदमी के दिमाग में होते होंगे जो कंपनी के लिए गुड्स को बाहर से परचेज करने के लिए जाता होगा। बोलो हाँ कि ना। एग्री करते हो? ओके। अब मैं आपसे एक बात कहती हूँ, मान लो मैं आपके लिए एक फैक्टर और डाल दूं, और वो फैक्टर पता है क्या है? वो फैक्टर ये है कि बेटा जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब m⁻⁵, मेरी क्लास में m⁻⁵, जिसमें कि मैंने आपको मनी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए दिया। अब अगर आपके पास है ही 800 रुपए तो कितने सारी चीजें कैंसिल हो गई। बोलो हाँ कि ना। यानी कि ये एक और फैक्टर हो गया। जब हाथ में है ही 800 रुपए तो क्या ही कर लेंगे ना, ये तो सोच ही नहीं सकते भैया दुकान में एंट्री करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज एक फैक्टर आ गया कि भैया 800 रुपए ही है हमारी जेब के अंदर। क्या फैक्टर समझ पाए? क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए? ओके, नाउ लास्ट थिंग मैं जो आपको अभी कराने के लिए जा रही हूँ, दैट इज द लास्ट थिंग, देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप द थिंग्स। नाउ द लास्ट थिंग इज, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो क्या होगा, सुनेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? चीजों को प्रोड्यूस करना, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने हर्ष से हेल्प ली, किसको मैनेज करने के लिए? मटेरियल को मैनेज करने के लिए। लड़के क्यों बदनाम है? धनिया लाने के लिए, बिकॉज माँ प्रोडक्शन कर रही है बेसिकली, माँ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है बेसिकली, इसलिए तो बच्चों को क्या कह रही है? मटेरियल को मैनेज करने के लिए बोल रही है। यानी कि अगर आपका बड़े लेवल की कंपनी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कहेगा? मैं तो प्रोडक्शन करने को राजी हूँ, ऑपरेशंस करने को राजी हूँ, बट मटेरियल को मैनेज करने के लिए कोई एक्स बंदा मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? यहां पर अपॉइंट करूंगी एक बंदा जो क्या करेगा? मटेरियल को मैनेज करेगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट अमाउंट ऑफ गुड्स टू दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर, राइट क्वांटिटी में। अब मान लो ये 600 रुपए, मान लो 6 किलो ले आया अच्छा प्राइस देख के, ठीक है। मान लो उसको 200 रुपए में 6 किलो मिल गया, बट दिक्कत क्या है? रिक्वायरमेंट तो हमारी 8 किलो की है, तो इसको हर वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो जिससे कि प्रोडक्शन वाले को कोई दिक्कत ना आए। ओके, अच्छा मान लो ये बंदा 10 किलो वाला रेट फाइनल करके ले आता है एग्जाम्पल, तो क्या होगा? 8 किलो प्रोडक्शन में चला जाएगा और बाकी का 2 किलो कहाँ चला जाएगा? स्टॉक। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आई। बट तुम्हें इतना भी पता है कि अगर कोई इंसान स्टॉक में डाल रहा है तो वी ऑलवेज हैव टू सी द नेचर ऑफ द गुड्स।
पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, वी हैव टू मेक दिस इंश्योर कि कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज द होल मॉड्यूल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. तो जो आपने अभी पढ़ा, जो आप करते आए धनिया लाने का काम, बस वही चीज है यहाँ पे भी यही करा है इन्होंने. चलिए पढ़ते हैं मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. पढ़े? चलो. सो मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या कहता है इंग्लिश हिंदी लिखी हुई है मैंने. यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? प्रोसेस. लिख लो उसके ऊपर, दिस इज द प्रोसेस. ओके, क्या लिखा है? सबसे ऊपर पढ़ते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ठीक से काम करे, इसके लिए किसकी जरूरत है? मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल की जरूरत है. इसको मार्क करो एमसीक्यू के लिए. एमसीक्यू के लिए मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल अच्छे से काम तभी, प्रोडक्शन मॉड्यूल अच्छे से काम तभी कर सकता है जब उसको मटेरियल टाइम टू टाइम मिल जाए. ओके, सो व्हाट डज एमएम मॉड्यूल डू? इट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ मटेरियल. चलो ये तो आसान है. चलो अब इंग्लिश दे के रखिए, हिंदी दे के रखिए. एग्जाम में क्या लिख के आनी है? इंग्लिश. हिंदी आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए गिवन है. हमने बोला हाँ भाई कितना चाहिए, उसने बोला इतना चाहिए. लेट्स सपोज हमने कहा 8 किलो 10 किलो चाहिए, 10 किलो पनीर चाहिए था ना. देखो करंट में कितना पड़ा है, यानी कि अपने पास स्टॉक देखो कितना मेंटेन है. 2 किलो पड़ा हुआ था, तो अब कितना चाहिए? रिमेनिंग इज 8. अब 8 के लिए बाहर जाएंगे. अब वेंडर्स से पूछो उनकी कोटेशंस क्या क्या हैं. वेंडर्स से गए, कोटेशंस पूछी, फिर उन कोटेशंस को क्या करना है? एनालाइज करना है, कंपेयर करना है. उसके बाद जो कोटेशन बेस्ट लगे. अब बेस्ट की सबकी अपनी डेफिनेशन है. कोई लोएस्ट प्राइस पे जाएगा, कोई दूसरे फैक्टर पे, कोई क्वालिटी पे जाएगा. अपने फैक्टर्स के हिसाब से आपको बेस्ट चूज करना है. क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आपकी तरह की सी बेस्ट है? नहीं बोल सकती. कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. कंपनी ज़ारा जैसी अगर होगी तो वो ऐसा सस्ता माल थोड़ी खरीद के लेके आएगी अपने सामान के लिए. ओके, उसके बाद जो कोटेशन बेस्ट लगे उसको ऑर्डर डाल दो कि भैया हमें ये वाला पनीर चाहिए, इतने किलो चाहिए. भैया हमें ये वाला कपड़ा चाहिए, इतने मीटर चाहिए, ये हमें थान से निकाल के दे दो. अब मटेरियल के साथ उसकी रसीद ले लो और इसमें से जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए उतना दे दो. अगर आप 8 किलो लाए थे तो 8 का 8 किलो दे दो. अगर आप 10 किलो लाए थे तो 8 किलो इशू कर दो, 2 किलो स्टॉक में चला जाएगा ऑलरेडी. उसके बाद परचेज इनवॉइस की एंट्री कर लो. सामान परचेज कर रहे हो तो परचेज इनवॉइस आएगी. परचेज इनवॉइस की एंट्री कौन करता है? ह्यूमन करता है. तो परचेज इनवॉइस की एंट्री कर दो और बाद में पेमेंट करता है. आपको भी पता है कि परचेज कैश में दिखाते नहीं है, इट इज ऑन द क्रेडिट. तो 3 महीने बाद वेंडर की पेमेंट जो ड्यू है उसको पे कर दो. कितना आसान था मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. बच्चा कहता है मैम बताओ इतना लंबा मॉड्यूल है, बहुत बड़ी बात कर दी. कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, सिंपल. चलो इंग्लिश में पढ़े. देखो क्या लिखा है. सबसे पहले उसने बोला परचेज रिक्विजिशन. रिक्विजिशन का मतलब होता है कि परचेज डिपार्टमेंट को कितना चाहिए. रिक्विजिशन मतलब रिक्वायरमेंट. ओके, परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. किससे लेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वही प्रोड्यूस करने वाला है, जो पनीर बनाने वाला है उसी से तो पूछेंगे कि भैया कितना लेके आ जाए. उसके बाद इवैल्यूएटिंग द रिक्विजिशन विद द करंट स्टॉक पोजीशन. जितना रिक्वायरमेंट था और हमने कंपेयर किया कि हमारे पास कितना है करंट स्टॉक में. आस्किंग द कोटेशंस फ्रॉम द वेंडर्स, इवैल्यूएटिंग द कोटेशंस एंड कंपेयरिंग द कोटेशंस. उसके बाद परचेज ऑर्डर. अब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है. स्टार मार्क में नीचे मैंने क्या पे रखा है कि परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीजें आती हैं. तो अब आप सोचो परचेज ऑर्डर में क्या क्या आना चाहिए. हाँ भाई, जो सामान चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए ये आना चाहिए, किस रेट वाला चाहिए वो आना चाहिए. नॉर्मल सी बात है, बट ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है. ठीक है, ओके. उसके बाद क्या आएगा बेटा? MRN. MRN का मतलब होता है मटेरियल रिसीट नोट. यानी कि आप जो है मटेरियल रिसीव कर चुके हो. आपने अभी ऑर्डर डाला था ना, अब आप मटेरियल जो है रिसीव कर चुके हो, इस बात का भी एक रिसीट बनता है. अगेन मार्क करो MCQ. MRN का फुल फॉर्म क्या होता है? मटेरियल रिसीट नोट. सुनना ध्यान से. मैंने उसको ऑर्डर दिया, उसके लिए वो क्या है? परचेज ऑर्डर है. तो परचेज ऑर्डर जो है जैसे ही मैंने उसको फाइनलाइज करके दिया, अब वो मुझे पनीर देगा. जैसे ही वो मुझे पनीर देगा तुरंत मेरे को क्या इशू करेगा? मटेरियल रिसीट नोट, कि मेरे को मटेरियल इशू हो चुका है. मैं इस बात का नोट जो है कंपनी में आगे फॉरवर्ड कर दूंगी दैट आई हैव रिसीव्ड द मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्डर व्हिच वाज प्लेस्ड. तो MRN का फुल फॉर्म क्या होता है? मटेरियल रिसीट नोट.
उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए उसको दे देंगे, और परचेज इनवॉइस की एंट्री डलवा देंगे, और जब पेमेंट का टाइम आएगा तो उसको पेमेंट कर देंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? इजी सिंपल। एग्जाम में क्या लिखोगे? सिर्फ इंग्लिश वाला, हिंदी वाला आपको समझने के लिए है, पहले बता रही हूँ, हिंदी वाला सिर्फ समझने के लिए है। नाउ गिविंग यू गाइस 1 मिनट टू रिवाइज इट। हिंदी वाला पढ़ो एक सेंटेंस, फिर इंग्लिश वाला एक सेंटेंस, फिर हिंदी वाला, फिर इंग्लिश वाला। बिल नहीं होता। देखो, एमआरएन का मतलब होता है, जैसे मान लो क्या बोलते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ, देखो नोट, नोट का मतलब समझते हो? नोट इज नॉट अ बिल। जैसे कि मान लो आपने बोला कि हाँ मुझे ये चीज ना रिसीव हो गई है, दैट आई हैव रिसीव्ड दिस थिंग। एक रिसीट लेते हैं ना, जैसे बस दैट, जस्ट लाइक दैट, इट इज अ रिसीट, नॉट अ बिल। बिल देखो ये रहा, बिल की इंग्लिश होती है इनवॉइस, बिल ये रहा, और ये क्या है? नोट। और इसी पे क्वेश्चन आया था कि इन दोनों में से कौन सा बिल है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये वाला बिल नहीं है, नीचे वाला इनवॉइस का मतलब होता है बिल। ये तो नोट है कि हाँ भाई हमने रिसीव कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा पहले जब कुरियर आता था तो आप साइन करते थे, वो साइन करना इज बेसिकली अ नोट दैट वी हैव रिसीव्ड द कुरियर। चले आगे, इजी सिंपल, कोई दिक्कत? चलो रिवाइज करते हैं। आप लोग देख देख के बोल सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट मांगेंगे, किससे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। फिर क्या चेक करेंगे? करंट स्टॉक पोजीशन। फिर कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, और क्या मांगेंगे? कोटेशंस, आस्किंग द कोटेशन। किससे मांगेंगे? वेंडर से मांगेंगे। फिर उन कोटेशन को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर जो कोटेशन अच्छी लगेगी उसको फाइनल करके क्या दे देंगे? परचेज ऑर्डर दे देंगे कि हमें इतना परचेज करना है। जब हम ऑर्डर दे देंगे फिर सामने से गुड्स आएंगे, तो क्या क्या हम लिख के देंगे? मटीरियल रिसीट नोट, दैट वी हैव रिसीव्ड द गुड्स। जैसे गुड्स रिसीव हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगा उसको क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। इशू द मटेरियल टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बाकी कहाँ चला जाएगा? स्टॉक के अंदर। उसके बाद में परचेज इनवॉइस एंट्री डालेंगे एंड पेमेंट कर देंगे टू दी वेंडर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 6 months 3 months व्हाटएवर इज द टाइम। इजी सिंपल। चलो, सो हमारे पास में 11 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से कि 4 हमने कल कर लिए थे, एक हमने अभी कर लिया है। अब आगे जाते हैं। अब ऐसा एक मॉड्यूल करा रही हूँ जो कि आपको लगेगा कि यार मैम मतलब हमने क्यों उठाया। सो वी आर ऑन दी प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। सो मैंने आपसे कहा था कि ये एक मॉड्यूल ऐसा मॉड्यूल है जिसको करना ना करना एक बराबर है, ठीक है। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल्स ये अगर करोगे या नहीं करोगे उसकी चांसेस जो हैं बहुत कम है। आज तक एग्जाम में कभी नहीं आया, इसकी वेटेज ना के बराबर है, और ना ही मैं इसको आगे करा रही हूँ, ठीक है। बट एक हल्का ओवरव्यू दे रही हूँ, हल्का ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। यू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोजेक्ट? जैसे कि आपको बचपन में प्रोजेक्ट बनाने को मिलते थे, सो यू अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट वर्ड? ओके, सो उसी वर्ड को लेकर यहाँ पर हम चलेंगे। सो कंपनीज के पास ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए आते होंगे, कंपनीज के पास भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आते होंगे। हाँ भाई ये काम कर, रोड की कंस्ट्रक्शन कर दे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हाँ भाई ब्रिज बना दे। हाँ भाई काम कर, इसकी एक वेबसाइट बना दे। क्या ये प्रोजेक्ट ही तो है? Isn't it? तो ये क्या है? प्रोजेक्ट है। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने? क्रिएट टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? ये हम ना सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? वहां पर एक फील्ड में ना आप उस प्रोजेक्ट को, एक टेम्पलेट को क्रिएट करते हो। जैसे कि मान लो आपको एक लेटर लिखना हो, तो आप MS वर्ड में जाके एक फाइल को क्रिएट करोगे ना कि हमें एक लेटर लिखना है। उसी तरह हम क्या करते हैं? एक टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वी क्रिएट अ टेम्पलेट, यानी कि उस MS वर्ड को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं? जिस प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जैसे कि सिंपली ये फाइल खुल गई, अब इस फाइल को क्या करेंगे? पहले नाम ही दे देंगे कि भैया हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम XYZ पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर बजट्स लगाएंगे, कितने का हमारा बजट है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और फिर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। सारे में वर्ड प्रोजेक्ट क्या है?
कॉमन है। दोबारा बोल रही हूँ, पहले उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, जैसे आपने क्रिएट करना मतलब नामकरण कर देना, नामकरण कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लान करेंगे, फिर बजट बनाएंगे कि कितने रुपए मिले, फिर हमें उस पर कितना काम करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे और प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने का मतलब क्या है, फाइल को सेव करके खत्म कर दिया, बंद कर दिया। ये मैंने आपको बहुत ही लेमैन भाषा में समझाया है, ठीक है। इसके आने के अगेन ना के बराबर चांसेस हैं, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। फर्दर आप जो है एक लिख सकते हैं यहाँ पर CP, यानी कि कैन नॉट प्लेस। CP में BIC, बिक, खरीदा, मैं आगे नहीं बोल रही, बिक NIC, NI, मैं आगे नहीं बोल रही, समझ गए ना तुम। अरे भैया मतलब ये, ठीक है, तो ये आगे का ले लो बस। ओके फाइन, चलो। तो CP में जाके क्या खरीदी, बस ना तो क्वेश्चन आएगा ना ये निमोनिक तुम्हें याद करना है। बट अगर कभी करना पड़े या MCQ में पूछा जाए कि एक स्टेप कौन सा रह गया, तो तुम इस निमोनिक के थ्रू कर सकते हो। ये तो बड़ा खुश हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? अरे वंश, वंश तो बहुत खुश हो रहा है। वंश जैसी निमोनिक का नाम सुना, ये तो कतई खुश हो रहा है। कह रहा नाम मत ली करो मेरा। वंश कोई बात नहीं, खुशी भाई। देखो अगर गोवा के एटमॉस्फेयर में जाना है, कौन कौन गोवा गया है अभी तक? सिर्फ ये मैम, CA वाला क्या होता है? ये वो लोग हैं जो क्लास के बाहर तफरी मार रहे होते हैं, पढ़ाई करनी होते हैं। अच्छी तरह पढ़ाई करो और फिर अच्छी तरह एंजॉय करो। सो मैं गोवा कितनी बार गई हूँ, एनी आइडिया? 3 बार। तो मैं पिछली बार बताया था ना कि मेरे कितने वो हो चुके हैं ज्योतिर्लिंग और ये सब, बताया था नहीं? सो 12 ज्योतिर्लिंग है, यू अंडरस्टैंड? ज्योतिर्लिंग शिव जी के ओके। सो 12 ज्योतिर्लिंग है, आई हैव डन ऑल 12। 9 देवियां होती है हमारी, आई हैव डन ऑल 12। सारी 9 देवियां अलग अलग है, ज्योतिर्लिंग भी अलग अलग है। देन वी हैव अष्टविनायक, गणेश जी के अष्टविनायक होते हैं, 8 रूप होते हैं। आई हैव डन अष्टविनायक ऑल्सो, ऑल 8। देन आई एम फ्रॉम द जैनिज्म कम्युनिटी, तो जैनिज्म के भी जितने टेम्पल्स हैं, मैक्सिमम टेम्पल्स आई हैव कवर्ड। 4 धाम में से 2 धाम आई हैव कवर्ड, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। सो दिस इज द वे। एंड गोवा थ्राइस, मुंबई ट्वाइस, बैंगलोर ट्वाइस। So we always used to make sure whenever we are planning a trip, जब भी पापा ने कहा कि बेटा 9 देवियों में ये देवी पे जाना है, तो एक देवी आपकी और एक अच्छा सा विजिट, हमारा लोकेशन जो होगा वो हमारा होगा। सो एक बार हम शिरडी गए थे, तो शिरडी में ना मतलब कुछ आसपास कुछ लगा ही नहीं कि हम कोई विजिट कर सके कोई प्लेस। तो गूगल पे सर्च करके ले दे के, उस टाइम पे गूगल की भी बहुत वो मारा मारी रहती थी, सर्च करके जैसे तैसे पता किया कि शिरडी के पास एक वाटर पार्क है, तो यही बोल दिया कि भाई वाटर पार्क ही ले जाना। कोई बात नहीं। बट देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन दीज प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और यू कैन से जो भगवान जी के टेम्पल्स वगैरह है, एंड आवर चॉइस। तो इस तरीके से सब कुछ मैंने कवर कर लिया। और out of India, obviously UK. I have been to London. जैसे तुम कोर्स करने आते हो, that life is not that good. So I have been through a phase जहाँ पे I missed my home a lot. उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि नहीं, this is not my cup of tea. दूर के डोल बहुत सजाने लगते हैं। In the foreign countries, the house help, they are very I would say on the higher rates. मतलब आप सच्ची में सोचते हो कि यार लगा ले कि नहीं लगा ले। इन इंडिया इंसान सबसे पहले जब कमाता है ना, तो इंसान अपने आप को सहूलियत देता है कि हाँ भाई थोड़ा पैसा कमाया तो बर्तन वाली लगा ली, और कमाया झाड़ू पोछा वाली लगा ली, और थोड़ा कमाया तो चलो कुकिंग के लिए भी हेल्प हो गया, एक थोड़ा और कमाया तो ऐसी रख ली जो 6 घंटे के लिए आती है, और कमाया 24 घंटे वाला रख लिया, ऐसी होता है। बट देयर वी डोंट हैव सच थिंग्स। जितना हम कमा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उतना ही काम वाली कमा रही है। तो यार
एंड अगर कोई चीज खराब हो जाए, या मतलब इंडिया में मान लो कोई खिड़की है ना गंदी पड़ी है, तो दिवाली पे ही साफ होगी, ये सबको पता। दिवाली इज इक्वल टू सफाई 4 दिन पहले। एंड देयर तो इट इज एवरीथिंग हैज टू बी वेरी फिट एंड फाइन, वेरी अप टू द मार्क, नो डस्ट नथिंग। तो भाई अपना मेरे तो कल्चर मैच नहीं हुआ, ना वो चाय में स्वाद है ना वो कॉफी में स्वाद है। इंसान कमाता है खाने के लिए, पेट भरने के लिए, गाजर भी गाजर नहीं है, कैबेज भी लेटस बन जाती है, तो क्या ही फायदा। ओके सो ये आप याद कर लोगे ना, CPBIC, तो हमारा ये वाला मॉड्यूल भी खत्म हो जाता है। ओके एक और छोटा सा मॉड्यूल, सप्लाई चेन मॉड्यूल। सप्लाई चेन, सो आप लोगों ने सप्लाई चेन तो बचपन से पढ़ा ही है ना, BST के अंदर तो पढ़ा है ना सप्लाई चेन, हाँ कर दो ना। ऑनलाइन पढ़ा था, इसका मतलब मैं समझती हूँ कि नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये देखो, ये है मैन्युफैक्चरर, सामान क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, फिर किसको दे देगा, होलसेलर को। उसके बाद ये लाइक 2.0 भी हो सकता है, 3.0 भी हो सकता है, इसके अंदर जो है और सीरीज भी रख सकती है, चॉइसेस ऑल योर्स। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर पहुंच सकता है, दैट कैन बी द ऑप्शंस। तो ये होती है हमारी सप्लाई चेन। बट हम अपनी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर और EIS के अंदर इस सप्लाई चेन को डिफॉल्ट मान के चलते हैं। सो व्हेनेवर आप लोगों को सप्लाई चेन बोला जाएगा तो डिफॉल्ट ये वाली सप्लाई चेन अप्लाई होगी। तो मैन्युफैक्चरर सामान मैन्युफैक्चर करेगा, और उसके बाद होलसेलर के पास चला जाएगा, फिर रिटेलर, और फिर कस्टमर के पास। ठीक है, ओके ये देखो, ये रहा बॉक्स के अंदर, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। Product which is first manufacturer reaches directly from the manufacturer to the distributor with some profit or margin. Then distributor supply that product to the retailer with this profit margin, and then finally customer receive the product from the retailer. क्या ये वाली बात बहुत नई थी? अगर ये हमें नहीं बताता तो हमें पता नहीं थी क्या? पता थी ना? यहाँ पर अपने शब्द यूज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर वर्ड भी यूज कर सकते हो, होलसेलर वर्ड यूज कर सकते हो, रिटेलर वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब भी समझ में आया कि यहाँ पर भी प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है। बाकी लैंग्वेज तुम्हारी, बस कंटेंट आइस आएगा, कोई दिक्कत। कहता है दिस इज कॉल्ड supply chain management, which implies that product reaches from the manufacturer to the customer through supply. So this process is known as supply of goods. बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था ना, और इसमें तो बहुत सारी आईटी लग गई है ना, बहुत सारी आईटी लगी, देखा, समझाना भी बहुत डिफिकल्ट था। आ जाओ, प्रोसेस ऑफ SCM। मैं कर रहा हूं क्या, मैं कराऊंगी, बट पहले मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े। ये एक प्रोसेस है, अगर आपको सप्लाई चेन आपने पढ़ रखा है तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पढ़ो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और देखते हैं कि क्या आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते। प्रोसेस को पढ़ो। पढ़ लिया? क्वेश्चन पूछू बोलो। पहले बता, समझ में आ गया? बस ठीक है। अब देखो, मुझे ये बताओ, स्टेप नंबर 1, ये वाला जो स्टेप है, इस वाले में और इस वाले में क्या डिफरेंस है? बस इतना सा क्वेश्चन था, तुमने कहा यस मुझे समझ में आया, मेरे को बता दो आंसर। क्या करेंगे? सप्लाई मैनेजमेंट कोटेशन के बेसिस पे करेंगे। अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स? करेक्ट, what's her name? सिद्धि, कंग्रेचुलेशंस, she has given a very right answer. So सिद्धि ऊंचा बोल दो ताकि सबको सुनाई दे जाए।
मटेरियल प्रोक्योरमेंट में हम डिटरमाइन करेंगे कि कितनी अमाउंट हमें लेनी है रॉ मटेरियल की, और सप्लाई मैनेजमेंट में कौन से सप्लायर से हमें रॉ मटेरियल, कौन से सप्लायर से, यानी कि विल बी चूजिंग। बात समझ आ गई? बोलो हाँ कि ना। तुम तो कह रहे थे तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, सिर्फ आंसर ये बच्ची कर रही है। कोई बात है भला? नाइंसाफी चल रही है तो। ये से एट द बैक, व्हाट्स हर नेम? दैट गर्ल wearing हाँ स्पेक्स। निशा, अनीशा, लीशा। सो लीशा, आपको समझ में आया कि पहले हम ना क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, फिर कौन से सप्लायर से सामान लेना है, सप्लायर से सामान लेके आएंगे, फिर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिटेलर से कंज्यूमर। इज दैट क्लियर? ये दोनों स्टेप के आगे लिख दीजिए एमसीक्यू। अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर ये डायग्राम जो मैंने इतू सा आइकन से बना रखे हैं, ये अगर ये ना बनाए हुए, तो बच्चा क्या करेगा, पहले लिखेगा सप्लायर मैनेजमेंट और फिर बोलेगा रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। यानी कि पहले मैंने सप्लायर को देख लिया, फिर मैंने रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लिया। यहां पर जब आप स्टडी मैट उठाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वो पता क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचना है कितना चाहिए। इसीलिए मैंने ये हल्की फुल्की ड्राइंग बना दी, सोचने वाला आइकन बना दिया। ठीक है, तो एग्जाम में ये सोचने वाला जो आइकन है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि पहले हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कितना चाहिए, क्या है, डिटरमाइन कर रहे हैं, और फिर हम जाके सप्लायर के पास गए कि भैया इतना चाहिए रॉ मटेरियल, इतना हमें दे दे। सप्लायर मैनेजमेंट उसके बाद हुआ। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप कौन सा है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का। हालांकि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की जगह वर्ड डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बट वहां पर वर्ड क्या है, प्रोक्योरमेंट है। ठीक है, वर्ड पे नहीं जाएंगे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाएंगे। तो पता है ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सॉरी, नहीं पता? सच्ची नहीं पता? मुझे नहीं पता? ये क्या था? तुमको मैंने एक होमवर्क भी दिया था ना अपने सर से पूछने के लिए। क्या था वो होमवर्क? ऑडिट के रिलेशन में ना। क्या फैकल्टी कौन है? गौरव सर। हाँ बताओ, मैंने कुछ होमवर्क दिया था गौरव सर से पूछने के लिए। क्या था वो होमवर्क? ऑडिट ट्रेल। वेरी गुड। पूछा? बताओ फिर। अच्छा बताओ यार, तुम्हारी इतनी भी नहीं चलती। चलो ठीक है। ओके नेक्स्ट, सप्लाई चेन नेटवर्क। अब मेरे को समझ में आ गया कि अगर तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मुझे क्या जवाब देना है। कवर कर रहा है। अरे नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो। देखो देखो क्या होता है कि टीचर तो फ्लो फ्लो में पढ़ा रहा होता है, ठीक है। मुझे शायद, मैंने शायद कुछ कहा होगा फर्स्ट आते हुए, फर्स्ट आवर ऑफ द क्लास में, शायद मैं ही भूल जाऊं, तो तुम्हारे को ही हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करवाना पड़ेगा। हाँ, तो अब तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कब है ऑडिट की? परसों है? ट्यूसडे को है? ट्यूसडे को पता कर लेना, फिर वेडनेसडे को अपन वापस उस टॉपिक पे जाएंगे, कवर करेंगे उसको। ठीक है, डन है? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस के नाम पे वंश खुश हो रहा है। ओके नेक्स्ट, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग आप पढ़ लेंगे सेल्फ में। इसका होमवर्क लिख दीजिए, सेल्फ में मीनिंग पढ़ना है। सो इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ओके, सबसे पहले हमने किया था एचआर मॉड्यूल। इसमें क्या पढ़ा था? प्रोसेस। फिर क्या पढ़ा था? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। इसमें क्या पढ़ा था? प्रोसेस एंड फीचर्स। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? क्वालिटी। बुक में नहीं देखेंगे, कॉपी में नहीं देखेंगे। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसमें क्या पढ़ा था? प्रोसेस एंड की एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिख देती हूँ। उसके बाद CRM। इसमें क्या पढ़ा था हमने? बेनिफिट्स। उसके बाद आज सबसे पहले कौन सा पढ़ा? MM मॉड्यूल। वेरी गुड। इसमें क्या पढ़ा हमने? प्रोसेस। फिर कौन सा? फिर कौन सा? प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इसका एक निमोनिक था CPBIC। ओके नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मॉड्यूल।
इसमें क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्रोसेस। ओके, अपना जो कॉपी के अंदर तुम बना रहे थे ना, वो फ्लो चार्ट सा जो भी था, उसको कंप्लीट कर लीजिए। कॉपी के अंदर जो भी चल रहा था। तुम्हारी कॉपी का है? हो गया, कर दिया अपडेट? मुझे तो अभी तक लग ही नहीं रहा कि मैं आईटी पढ़ा रही हूँ। तुम्हें लग रहा है? नो मैम। यस मैम। सप्लाई चेन में कहाँ से आईटी दिख रही है तुम्हें? दिख रही है, 1 रुपए की आईटी नहीं है इसके अंदर। टोटल कितने मॉड्यूल्स है? कितने कर लिए? 7। कितने बचे? नहीं नहीं, तो बोल मैम, माइनस करो। 11 में से 7 माइनस करो। क्यों बताया 4? डन 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 डन। चले आगे। ये वाला जो पेजेस को काट दो। दिस पेज यू डोंट हैव टू डू इट। पेज नंबर 2.40 आ चुका है, अब नहीं आएगा। चलो, अब क्या है? लास्ट नेक्स्ट मॉड्यूल इज कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल। अगर मुझे कभी किसी बच्चे के ऊपर कंट्रोल रखना हो, ठीक है, कि वो बच्चा बिगड़े नहीं, तो मैं 2 चीजों के ऊपर फोकस करूंगी, कि वो उसके पास क्या आ रहा है और वो क्या उसके पास से क्या जा रहा है। बस, बच्चा कंट्रोल में है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बच्चा जो है कमा रहा है, मेरा सैलरी पैकेज है 10 लाख रुपए, उसको बिगड़ने नहीं देना। तो क्या देखूंगी? कितना आ रहा है? 10 लाख। कहाँ खर्च कर रहा है? अगर मुझे देखा कि हाँ 50 के की मोटी पेमेंट हुई है, बच्चा गोवा होके आया है, समझ रहे हो? तो 2 एलिमेंट्स के ऊपर अगर मैंने क्या किया, कंट्रोल किया, तो मैं उसको एज अ होल कंट्रोल कर सकती हूँ। आज भी अगर मेरे बैंक स्टेटमेंट में दिख जाए कोई ऐसा वैसा डेबिट, तो मेरे पापा पूछ लेते हैं बेटा ये क्या डेबिट है, तो मेरे को अपनी अकाउंट स्टेटमेंट जाके एडिट करनी पड़ती है। उसके अंदर जो पर्टिकुलर लिख के आते हैं वो एडिट करना पड़ता है। और शॉपिंग का अमाउंट ज़्यादा हो गया, जब देखो शॉपिंग का डेबिट हो रखा है, जाके मुझे एडिट करना पड़ता है। हालांकि मैं पकड़ी जाती हूँ, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन तो रहता ही है। ठीक है, सभी बच्चे ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। तुम लोग कैश में डील करते हो? यार ये खाने पे भी उड़ाते हो। हमारे फैमिली में अलाउड नहीं है, तो गो आउट एंड हैव मील्स विद योर फ्रेंड्स। जो खाना में चाहिए घर पे बन जाएगा। कंट्रोलिंग इज डन। ओके, तो गाइज अगर मैं 2 चीजों के ऊपर कंट्रोल रख लूं, तो एज अ होल उस बंदे के ऊपर कंट्रोल रख लूंगी। सिमिलरली अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 2 चीजों के ऊपर कंट्रोल रख लें, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज कमिंग विच इज अ रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड expenses, or I can say the cost, and whatsoever is the margin, कि मैंने प्रॉफिट कितना किया। आपको पता है कि जो हम कमा रहे हैं उसमें से जो कॉस्ट निकल रही है, जो बचेगा, दैट वुड बी द मार्जिन, दैट वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, बोलो हाँ कि ना? अगर मैं इस इक्वेशन पे बैलेंस कर दूं पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो काम खत्म हो गया। तो कंट्रोलिंग मॉडल क्या कहता है? कंट्रोलिंग मॉडल कहता है कि मैं वो मॉड्यूल हूं जो 2 एलिमेंट्स, दैट इज रेवेन्यू और कॉस्ट को कंट्रोल करके चलूंगा। हमने कहा एग्जाम्पल, हमारा प्रोडक्ट है बेटा जी, लेट्स सपोज गाड़ी, ठीक है। अब इस गाड़ी की हमने कॉस्टिंग बोली थी कि हाँ भाई हम जो है एक गाड़ी बनाएंगे, उसकी कॉस्ट 5 लाख आनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम इसी गाड़ी को 8 लाख में बेच देंगे और मार्जिन कमाएंगे 3 लाख।
जैसे ही ये इक्वेशन डिसबैलेंस हुई, मान लो कॉस्ट 5 लाख की जगह 5.5 लग गई, सब कुछ का वैल्यू इंपैक्ट कर जाएगा, हमारा प्रॉफिट अल्टीमेटली इंपैक्ट कर जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो वो इक्वेशन पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो आपने जो चीजें करनी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द करनी है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, मैंने जो है ये सोचा, ध्यान से सुनना, मान लो मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, ठीक है, मान लो मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ। मैंने कहा मेरे जो है 3 कोचिंग सेंटर है, ठीक है, XYZ। मैंने कहा XYZ 3 कोचिंग सेंटर है, मैं हर कोचिंग सेंटर के ऊपर बेटा पैसा लगाती हूँ, लगेगा, और हर कोचिंग सेंटर से पैसा कमाती हूँ। ऑब्वियसली खोला है तो पैसे की अर्निंग भी हो रही होगी। मैंने कहा यार X जो है ना, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मुझे अप्रोक्सीमेशन उम्मीद है कि इतना प्रॉफिट तो आना ही चाहिए, अगर इतना प्रॉफिट नहीं आया तो मुझे दिक्कत होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। और फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि इसमें ये प्रॉफिट आना कम हो गया, द प्रॉफिट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो अब तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस सेंटर को के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इस सेंटर को जिंदा रखूं या इस सेंटर को नहीं रखूं, क्या मैं इस सेंटर को कम प्रॉफिट पे चलाऊं या नहीं चलाऊं। दैट इज व्हाट द कंट्रोलिंग इज, कि जो हमने सोचा प्लान और जो हम कर रहे हैं हमारा एक्शन, वो दोनों सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और यही हमारी कंट्रोलिंग की डेफिनेशन हुआ करती थी, बोलो हाँ कि ना। तो या तो हम मेजर्स लेंगे कि हमारा प्रॉफिट वापस ऑन ट्रैक आ जाए, और अगर हम मेजर्स नहीं ले पाए तो हम कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उन ऑप्शंस के पास जाएंगे। दैट इज द कंट्रोलिंग मॉड्यूल। इज दैट क्लियर? तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कहाँ गया? आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो क्या कहता है, इट फेलिसिटेट्स द कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ, मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मटेरियल लेने के लिए गए थे, अरे यार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लग गया, मारो चपेट, क्यों तूने खर्चा किया, मेरे को दिक्कत आ जाएगी। हमने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लाके सामान दे दिया, वो कह रहा ओ शिट, मुझे तो ये प्रोडक्ट जो है 2 घंटे पे बनाना था, 3 घंटे ले लिए, मेरी मशीन एक्स्ट्रा चली, कॉस्टिंग आया, लगाओ चपेट। दैट इज व्हाट द कंट्रोलिंग इज। तो ये हर प्रोसेस को जो उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, हर एक पे नजर रखता है कि हाँ ये कहीं भी खर्चा ज्यादा ना हो जाए। तो नेक्स्ट माय क्वेश्चन, ऐसा मॉड्यूल जिसका बाकी किसी से कोई रिलेशन नहीं है वो कौन सा था? CRM। ऐसा मॉड्यूल जिसका बाकी सबके साथ रिलेशन है? फाइनेंशियल। और एक ऐसा मॉड्यूल जो बाकी सबको मॉनिटर करके चलता है? कंट्रोलिंग मॉड्यूल। नजर बना के चल रहा, रिश्ता नहीं है, फिर भी अगर मैं बोलूं कंट्रोलिंग से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बट ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो क्या करके चलता है? मॉनिटर करके चलता है। और आपने BST में इसकी डेफिनेशन यही तो पढ़ी है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग होता है। तुरंत आप फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? चलो, सो इट मींस मॉनिटरिंग ऑल द प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या एनालाइज करता है? एक्चुअल फिगर्स वर्सेस प्लान्ड फॉर द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये आपको पता है ना, ये आपको पता है, वी हैव प्लान वर्सेस एक्चुअल। क्या ये कंट्रोलिंग का पार्ट नहीं है? बट उनमें हम एनालिसिस किस चीज से करने वाले हैं? 2 एलिमेंट्स का, कॉस्ट एलिमेंट्स एंड रेवेन्यू एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ कि ना। चलो, अब आगे जाके हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम रेवेन्यू की जगह चीजें क्या कर देंगे? प्रॉफिट कर देंगे। अल्टीमेटली अगर आप कॉस्ट के ऊपर देख रहे हो और प्रॉफिट के ऊपर देख रहे हो, रेवेन्यू को ऑटोमेटिक आप ऊपर ऑटोमेटिक देख लोगे। फर्दर सेल्स हमारे हाथ में नहीं होती है, बट कॉस्ट हमारे हाथ में होती है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए कॉस्टिंग और प्रॉफिट के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, टोटल कितने मॉड्यूल्स? 11। सबसे पहला कौन सा था? HR। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। क्वालिटी मैनेजमेंट कंट्रोल क्या इंश्योर करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में जो लेवल की क्वालिटी चाहिए वो है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट CRM मॉड्यूल के बारे में खास बात बताओ, ये मॉड्यूल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है, ये सिंगल है, इसका किसी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आज के मॉड्यूल, सबसे पहला मॉड्यूल आज कौन सा पढ़ा था?
मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्या ये मॉड्यूल प्रोडक्शन करेगा? नहीं। क्या करेगा? प्रोडक्शन के लिए मटेरियल को मैनेज करके लाके देगा। इसका नाम है एमएम मॉड्यूल। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। इसमें तो एक निमोनिक है, वो तुम याद कर लेना, CPBIC। उसके बाद सप्लाई चेन मॉड्यूल। सप्लाई चेन यानी कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, हर एक बंदा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा और आगे सप्लाई कर देगा। एंड इसमें हमने एक प्रोसेस भी पढ़ा, राइट? चलो उसके बाद लास्ट कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर हम है। अब कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर क्या पढ़ना है बेटा? की फीचर्स। और ये फीचर बेटा मई 20 में आए, मई 20 में अमेंडमेंट के तौर पे आए। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है मई 20 में, अब ये रिपीटिशन के तौर पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि या तो ये मई में आएगा अभी, या तो ये नवंबर में आएगा। तो अगर ये मई में आ गया तो फिर आ गया, अदरवाइज फिर नवंबर में आएगा, यानी कि आपके टाइम में आने वाला है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ दिस मॉड्यूल। आप एक बार क्या कीजिए, जितने भी फीचर्स है ना, एक बार सबकी हेडिंग रिवाइज कीजिए, जरा देखिए कितने फीचर्स हैं, क्या है। हेडिंग एक बार रिवाइज कीजिए। कर ली हेडिंग रिवाइज? कर ली हेडिंग रिवाइज? कर ली? ओके। अब देखो, सब देखो ऊपर। अब मुझे देख के बताओ कितनी हेडिंग्स थी? अरे वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो। या तुम्हें पहले से पता था कि मैं पूछ लूंगी? 7 हेडिंग्स हैं, ठीक है। हमें एग्जाम के लिए एनी 6 रखनी है, ठीक है। 7 आपका मार्जिन है, 6 तो आपको याद करनी है। अब मैं आपको समझाऊंगी भी और याद करने का पैटर्न भी दूंगी, ठीक है। चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं होल ऑर्गेनाइजेशन की, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कॉस्ट लग रही है। मैंने पूरा वर्ड क्यों बोला? देखो, हो सकता है कि मैं डिविजनल स्ट्रक्चर लेती हूँ, मेरे बहुत सारे डिविजन्स हो, तो मैं डिवीजन के प्रॉफिट की या डिवीजन की रेवेन्यू की, डिवीजन के कॉस्ट की बात नहीं कर रही, मैं किसकी बात कर रही हूँ? पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट, इन दो के ऊपर नजर रखूंगी, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट निकलेंगे इससे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी। आइए जरा इसको कवर कर लेते हैं यहां से, आओ। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग provides the overview of the cost that occurs in all parts of an organization. all parts आ गया, all parts। तो क्या बोल दिया इसको? कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग। आप इसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोल सकते थे। एलिमेंट वर्ड क्यों आया? अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई है? मटेरियल, लेबर, ये क्या है? एलिमेंट्स। तो कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग, कॉस्ट की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट लगी वो देख रहे हैं, बट हम एलिमेंट वाइज करेंगे ना, मटेरियल का कितना खर्चा आया, लेबर का कितना खर्चा आया, तो हम एलिमेंट वाइज करते हैं, इसलिए नाम क्या आ गया? कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? आते हैं, ये खत्म हो गया। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो, यहां पर मिलेगा आपको पॉइंट नंबर 6। It allows the management to review information with respect to the company's profit margin. तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना। आप कॉस्ट को कम ज्यादा नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ रिव्यू कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, isn't it? और वो भी किसका? पूरी की पूरी कंपनी का। सो होल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कंपनी, कुछ भी वर्ड लिख लो, तो आपकी चॉइस है। बात समझ में आ गई? तो पहले क्या बोला? पूरे कंपनी का कॉस्ट, उसको भी चेक कर लो, पूरे कंपनी का प्रॉफिट, उसको भी चेक कर लो। पूरे कंपनी की कॉस्ट की हेडिंग क्या हुई? कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग। और पूरे कंपनी के प्रॉफिट की हेडिंग क्या हुई? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इज दैट क्लियर? आसान, सिंपल। चलो अब कहते हैं, याद करो, मैंने आपको अपने कोचिंग वाला एग्जाम्पल दिया था, मेरे 3 सेंटर हैं, X, Y, Z। मैं उनको सेंटर बोल सकती हूँ, मैं उनको डिवीजन बोल सकती हूँ, बोलो हाँ कि ना। मैं उनको यूनिट्स बोल सकती हूँ, बोलो हाँ कि ना, मेरी मर्जी। तो अब क्या होगा? अभी तक होल की बात कर रहे थे, अब पता क्या करेंगे? हम बोलेंगे सेंटर वाइज बताओ बेटा, सेंटर पे कितनी कॉस्ट आ रही है, सेंटर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये देखो, ये रहा क्या?
प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो ये क्या बताएगा कि उस सेंटर पे कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। इज दैट क्लियर? सिंपल हो गया। चलो यहां पर आ जाओ, पॉइंट नंबर 2 दिखा होगा आपको, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, यानी कि एक बिजनेस से हमने कितना पैसा खर्च कर लिया। ये आपको वर्ड दिख रहा है ना, एसबीयू। एसबीयू का फुल फॉर्म होता है, अरे वाह तुम्हें तो बहुत, क्या बात है। तो ये भी पता होगा क्या होता है, बताओ फिर। आज तुम मुझे खुश कर दो ये आंसर बता के। एक बात पे तुमने यस बोला है, आज तो मैं सुन ही लूं। वेरी गुड। और सेपरेट कॉम्पिटिटर्स होते हैं, ओके गुड। अपना मैनेजर होता है, ओके गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, वेरी गुड। चैप्टर नंबर 2 कहां पर? चैप्टर नंबर 2 पोर्टफोलियो एनालिसिस। 3 टॉपिक्स होते हैं, 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एसबीयू, एक्सपीरियंस कर्व एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलो ठीक है, आज मोकैम्बो खुश हुआ, किसी बात पे तुमने यस कहा और बिल्कुल सही जवाब दिया। आई एम सो प्राउड। ओके, सो यहाँ पर एसबीयू आ गया, अब समझ में आ गया एसबीयू वर्ड क्या कहता है, कि हम एसबीयू का भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सेंटर का मतलब कुछ भी, सेंटर मतलब यूनिट, सेंटर का मतलब डिवीजन, सेंटर का मतलब सेंटर, सेंटर का मतलब एसबीयू। अब नाउ तुम्हें को कौन सा वर्ड लिखना है अपनी एक्सप्लेनेशन में, तो आंटी मर्जी, बट हेडिंग क्या बनेगी, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। कोई दिक्कत? पहला क्या था, होल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हेडिंग थी कॉस्ट की, कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग। फिर हम आए होल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के ऊपर, क्या हेडिंग थी, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब किस पर आ गए हम, सेंटर पर आ गए। ठीक है, तो हमने कहा 2 पॉइंट, कॉस्ट के रिलेशन में और प्रॉफिट के रिलेशन में। कॉस्ट के रिलेशन में क्या बोलेंगे, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, और प्रॉफिट के सेंटर, तुम तो कतई जो है इंटेलिजेंट हो गया। चलो, तो ये तुम्हारे पास कितने पॉइंट हो गए, 4। मैंने कोई याद करने के लिए निमोनिक नहीं दिया, बट तुम्हारे को 4 के 4 पॉइंट एज इट इज याद हो गए, जिसमें कि तुम्हें कंटेंट भी आई थिंक अगर तुम्हें ये चीजें याद रहेंगी कि कैसे हमने याद किया था, तो तुम ऑटोमेटिकली लिख के आ जाओगे, कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब क्या मैं और माइन्यूट नहीं जाऊंगी, मतलब कि मेरा प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, बोलो हाँ कि ना। एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमा रही हूं या कितना खर्चा आ रहा है वो भी मायने रखता है, यस और नो। तो बस नेक्स्ट पेज पे जाओ और देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग। इसके ऊपर आपके पास ना कॉस्टिंग में कुछ नहीं है, प्रॉफिट पे कुछ नहीं है। एक प्रोडक्ट पे आप कितना कॉस्टिंग लगा रहे हो वो तो हेडिंग पे दे रखा है, बट उस प्रोडक्ट पे कितना कमा रहे हो वो इस एलिमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है, याद रखोगे तो 5 पॉइंट कितने हो गए, प्रोडक्ट की कॉस्ट, उसको कंट्रोल करना है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्रॉफिटेबल एनालिसिस, तीसरा पॉइंट कॉस्ट सेंटर, और उसके बाद चौथा, पांचवा, अगर गलती से तुम लिख आते हो, मान लो दिमाग चल रहा है, तुमने प्रोडक्ट की प्रॉफिट भी लिख के आ गए, तो गलत नहीं माना जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज लॉजिकली दैट इज करेक्ट दो नॉट देयर इन योर आईसीआई मटेरियल। ठीक है, तो हमने कितने पॉइंट कर लिए, 5 पॉइंट कर लिए। आ जाओ, क्या इस शीट के सारे पॉइंट कवर हो गए, बताओ कितनी जल्दी कवर कर लिए, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मेरा काम आसान कर दिया तुमने आज पहली बारी एसबीयू बता के। ओके नेक्स्ट, हाँ जल्दी, मेरी छुट्टी ना हो जाए बेटा यहाँ से। ओके नेक्स्ट इज एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। अब आपने सुना होगा ABC एनालिसिस, सुना है, कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ोगे भी नहीं फाइनल से पढ़ोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। ओके देखो, जैसे हमने वहां पर अभी तक होल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, फिर हमने सेंटर की बात करी, इवन हमने प्रोडक्ट की बात भी करी, तो क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट में प्रोसेस चलता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, एक्टिविटीज। तो व्हाट इज अ प्रोसेस, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, सामान लेके आना,
एक एक्टिविटी हो गई, फिर सामान को वहां तक पहुंचाना एक एक्टिविटी हो गई। तो ये क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो प्रोसेस क्या है, इट इज दी वी कैन से द अमालगमेशन और दी एडिशन ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज। तो हम क्या करते हैं, सुनना, कोई भी एक एक्टिविटी जो हमें ज्यादा कॉस्ट कर रही है तो क्या हमें वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, मैं ना गाड़ी बनाती हूँ, मैंने कहा यार अगर मैं टायर जो है खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ, उस गाड़ी में जो टायर लगने वाला है, एक टायर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग से 10,000 रुपए का बनाती हूँ, और वही टायर मुझे बाहर जो है 9,000 रुपए का वो मुझे मेरे ही ब्रांड का ठप्पा लगा के दे रहा है टायर के ऊपर। बताओ क्या करना चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, डिसीजन चेंज कर दिया। आपने एक्टिविटी पर डिसीजन चेंज किया कि एक एक्टिविटी जो है ना टायर लगा बनाने की, वो एक्टिविटी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो क्या हम एक्टिविटी पर बेस भी काम करते हैं, बिल्कुल हाँ। एक और एक्टिविटी होती है मार्केटिंग एक्टिविटी। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कहा कि यार मैं जो हूँ अपने यहाँ पर एक बंदा रखती हूँ, मार्केटिंग एजेंट रखती हूँ, वो मुझसे 50,000 रुपये महीना लेता है और मुझे उसके साथ लगना भी पड़ता है, और क्योंकि वो मेरे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, उसको तो पेमेंट मिल रही है और वो तो बस अपना जॉब पे है, अपने पैसे लेके खुश है, क्रिएटिविटी भी कुछ नहीं दिखाता, हर चीज़ मुझे करनी पड़ती है और महीने के महीने पैसे भी चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, सोचा कि आउटसोर्स करने की करते हैं। बाहर गई, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिली, वो कहती है कि हम 10,000 रुपीज आपसे लेंगे और आपको ये मार्केटिंग में करके देंगे। अब कम से कम वो बंदा करके तो देगा। तो 50,000 की कॉस्ट से मैंने क्या कर दिया, 10,000 की कॉस्ट से मैं ले आई, 40,000 का मुनाफा हो गया कि नहीं हो गया। इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि आप क्या करते हो, हर एक्टिविटी पर बेस्ड कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, फिर जिसमें खर्चा ज्यादा आता है उस एक्टिविटी को बंद कर देते हो या उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट निकालते हो। इज दैट क्लियर, बात समझ आई। अब देखो मार्केटिंग भी क्या था, पहले मार्केटिंग का क्या जरिया था, पैम्पलेट लगते थे, है ना, और क्या बोलते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती थी वो एक यात्रा से निकल रही है, उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। नाउ अ डेज एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग डन ऑन यूट्यूब, on Telegram, that means on the online platforms. So the transformation has been there. And आपको पता है मैं अपना मार्केटिंग खुद कर सकती हूँ। मैंने तुरंत एक गूगल एडवर्ट ऑन किया, पैसे पे करे गूगल को और मेरा एडवर्ट चालू हो गया। यू अंडरस्टैंड गूगल एडवर्ट, ओके। सो जो आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, जैसे पॉपअप होते हैं, मान लो आप जाते हो एमएमटी की वेबसाइट पे, मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जाते हो, वहां पर आपको पॉपअप में आता है कि आप ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, आप होटल बुक कर लीजिए, आता है कि नहीं आता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द गूगल एडवर्ट। नाउ दैट कंपनी जिसका होटल का वो पॉपअप होके आ रहा है, उसने क्या लगाया होगा, एडवर्टाइजमेंट ऑन किया होगा, पैसे पे किए होंगे ऑनलाइन, ताकि जब भी यूजर एमएमटी पे आए तो उसका वो जो है पॉपअप हो जाए। So these are all the online scenarios for doing the marketing. मुझे जरूरत ही नहीं है एक्स बंदे को अपॉइंट करने की कि वो मेरे लिए पैम्पलेट बनाए, छापे, लगाए, क्या करे, भाड़ में जाए। मैं तो अपना पॉपअप देख के खुश हूँ। बच्चा आज की डेट में कोचिंग भी ऑनलाइन सर्च करता है। पहले जैसे आपका क्वालिफाई होगा ना सीए इंटरमीडिएट, यू ऑल वुड बी सर्चिंग ऑन यूट्यूब और ऑन गूगल कि हु इज द बेस्ट फैकल्टी फॉर सीए फाइनल, दिस सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट। So if you have been shifted from the offline mode to the online mode, so why cannot be the service providers? That is the best option available. उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, यानी कि हर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालते हैं। उसी को हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर्म में लेके आ रहे हैं। उसने बोला एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग एनालिसिस एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉस डिपार्टमेंट प्रोसेसेस सो एज टू अलाउ क्रॉस फंक्शनल व्यू ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स, यानी कि वी हैव टू गो विद कि इस डिपार्टमेंट में इस एक्टिविटी में इतना खर्चा आ रहा है, जबकि उसी दूसरे डिपार्टमेंट में इस एक्टिविटी में इतना खर्चा आ रहा है। एग्जांपल, मेरे दो सेंटर है, एक्स सेंटर और वाई सेंटर। मैंने कहा एक्स सेंटर का मेरी एक्टिविटी है मान लो रेंट, एक्स सेंटर का रेंट जा रहा है 20,000 रुपए और वाई सेंटर का रेंट जा रहा है 50,000 रुपए। तो हमने क्या किया, क्रॉस डिपार्टमेंट एनालाइज किया, किसका ज्यादा किसका कम, तो क्या करना चाहिए। फिर हमने डिसीजन मेकिंग करी कि ना ये सेंटर को बंद कर देना चाहिए, हमें यहीं पर ही इसको खोल लेना चाहिए, 20,000 रुपए वाले भाई एक मंजिल और ऊपर ले लेते हैं। दिस वे यू मेक द डिसीजन। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग आपके इसमें, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सीए फाइनल से पढ़ोगे आप लोग। कितने पॉइंट्स हो गए, कितने करने थे, 6। ओके, अभी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले होल ऑर्गेनाइज, आंखें बंद करो, होल ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडिंग क्या था, कॉस्ट। अब होल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताओ, सेंटर का कॉस्ट बताओ, सेंटर का प्रॉफिट। अब हम आ जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर, उसका क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट।
कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद ABC यानी कि एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। 6 पॉइंट्स हमारे हो गए। आ जाओ वापस, इतने हमें याद करने थे, बट हम लास्ट पॉइंट ये भी याद करेंगे, इंटरनल ऑर्डर्स। अच्छा एक बात बताओ, मक्कारी करने वाली बात सिखा रहे हो। मैकडी में जाते हो, तुम अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, तुमने ऑर्डर प्लेस करा, अब वो बंदा क्या कह रहा है कि मैम आप जो है ना, मतलब 100 रुपये का आपका इको मील पड़ रहा है, आप 50 दे देना मेरे को, मैं आपको दे देता हूँ सामान। होता है। ऊबर वाले कितना करते हैं आजकल, आप ऊबर में बैठो, वो आपने मैम ऑनलाइन कितने में पे आप बुक किया है, मैंने कहा मैं 600 में बुक करा है, अरे आप एक काम किया ना 500 मुझे देना, आप कैंसिल कर दो राइट, मैं आपको ऐसे ले जाता हूँ। करते हैं ऐसे लोग, बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि अगर मैं ऑर्डर्स पे दिमाग रख लूं तो मेरी सेल्स यानी कि रेवेन्यू पे भी दिमाग रख सकते हो, ऑर्डर रिसीव पे रखते हो। बात समझ आई, कितना ऑर्डर आपको मिला, तो इसको बोलते हैं इंटरनल ऑर्डर्स पे क्या रखना, अपना एक मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना कि ऑर्डर्स कितने रिसीव हुए थे। जितने ऑर्डर्स रिसीव हुए उतनी ही आपकी सेल्स एक्टिविटी होनी चाहिए, उतना ही आपका सेलिंग का एंट्रीज होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना। अगर मान लो मैकडी वाले ने वो ऑर्डर रिसीव कर लिया कि हाँ मैं आपको जो है एक इको मील दे देता हूँ 50 रुपए के अंदर, तो ऑर्डर रिसीव पे अगर आपकी आई बनी होती तो पक्का आप उसका क्रॉस वेरिफिकेशन देखेंगे कि सेल्स ही हुई थी कि नहीं हुई थी, और वहीं वो बंदा पकड़ा जाएगा। तो इंटरनल ऑर्डर्स को भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो याद रहा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, 6 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। गिविंग यू 1 मिनट टू रिवाइज। धीरे ने शेयर, देखना वहां जाके कोई बैठा स्टाफ रूम में, कौन जाएगा, आप जाओ फटाफट भाग के, कोई स्टाफ रूम में है। हाँ बुक से समझा दो, यहाँ से समझा देती हूँ। बैठा कोई, अच्छा मेरे लिए ना 1 कप चाय के लिए बोल देना, ठीक है, मैं ब्रेक दूंगी 10:25 पर, ठीक है। हाँ एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाना है, ओके। सो इट एनालाइज एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, कुछ समझ में आता है, अबाउट क्रॉस डिपार्टमेंट्स प्रोसेस, यानी कि इंटर डिपार्टमेंट प्रोसेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे डिविजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं, आप उन दोनों को क्या करते हो, क्रॉस कंपैरिजन करते हो, क्या इसमें तो ये चीज चल रही है, इसमें तो ये चीज चल रही है, लाइक दैट, सो एज टू अलाउ क्रॉस फंक्शनल व्यू ऑफ द कॉस्ट सेंटर्स, यानी कि ताकि आपको एक व्यू मिल जाए किस चीज का, अबाउट द कॉस्ट, कि हर सेंटर पे कितना कॉस्टिंग लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्टिविटी। अगर आपको याद होता है तो ठीक है, वरना आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, ओन लैंग्वेज। आप क्या लिख सकते हैं, यू हैव टू एनालाइज, आप लिख लो, इजी भाषा में लिखवा देती हूँ, चलो जिसको डिफिकल्ट लग रहा है ना मैं लिखवा देती हूँ सबको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, ऊपर लिख लो मार्जिन में, या नीचे लिख लो, कहीं पर भी नीचे स्पेस है काफी सारा, वहां लिख लो। आगे के वर्डिट सेम रहेंगे, analyzes and provides information about the about the about the departments of organization, departments of organization, so as to view, so as to view the amount of the amount of cost spent on each activity of processes in the departments.
ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग ये डाल देना, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। डन। कितने मॉड्यूल्स टोटल? 11। कल कौन से करे थे? HR। ऐसा कौन सा मॉड्यूल जो सिंगल है? ओके। उसके बाद आज कौन से पढ़े? पहला, दूसरा प्रोजेक्ट सिस्टम, तीसरा सप्लाई चेन। ये बंदा कंट्रोलिंग बोल रहा है, सप्लाई चेन भूल गया बीच में। और चौथा कंट्रोलिंग। 4 कल पढ़े थे, 4 आज पढ़े हैं। ठीक है, 4 कल पढ़े थे, 4 आज पढ़े हैं। तो आज हम, अगर मैं एक ही दिन में सारे मॉड्यूल करा दूंगी तो क्या होएगा? कंफ्यूजन होएगा। तो अब हम और मॉड्यूल नहीं करेंगे, जो बचा है ना 3 मॉड्यूल्स, वो हम बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि इट विल क्रिएट काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड्स। ठीक है, बट बिफोर दैट बुक्स बंद कर दीजिए। लेट्स जस्ट रिकॉल। हाँ जी, सबसे पहले आज के मॉड्यूल्स की बात करते हैं। जो हमने सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ा था वो कौन सा था? आज मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रोसेस। ओके, मुझे बताओ कि मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल कौन से डिपार्टमेंट को हेल्प करता है? ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात तो बताओ, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर जब हम कोटेशन फाइनल कर देते हैं तो फिर हम क्या प्लेस करते हैं? ओके, जब ऑर्डर प्लेस करके सामान मिल जाता है तो हम क्या इशू करते हैं? मटेरियल रिसीट नोट। अच्छा, जो परचेज ऑर्डर होता है, जो हम देते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, उस ऑर्डर में क्या क्या लिखा होता है? किसका? गुड्स का, कि क्या चाहिए, क्वांटिटी, कौन से रेट वाला चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मान लो, लेट्स सपोज, अगर मान लो हम ज्यादा सामान ले आते हैं, ज्यादा मटेरियल ले आते हैं, तो क्या हम सारे का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देते हैं? क्या करते हैं? वेरी गुड। ओके, अच्छा, लास्ट में मुझे बताओ कि हम पैसे देने से जस्ट पहले क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, परचेज इनवॉइस कहते हैं उसको। दैट वाज अबाउट द मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, जो कंपनी को प्रोजेक्ट वगैरह मिलते हैं, ये उसके रिलेशन में है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी हैव रेड द प्रोसेस वेयर बाय वी रेड द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट टेम्पलेट, एंड उसके बाद में आपको क्या लगाना है? CPBIC। C स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट क्रिएट। उसके बाद P स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट की प्लानिंग। उसके बाद B स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट की बजटिंग। उसके बाद I स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट C स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन। शुरू किया था, खत्म। ओके, दैट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टाइम कम मिल रहा हो तो उसको कतई टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? सप्लाई चेन मॉड्यूल। हमारे नॉर्मल सप्लाई चेन कौन सी होती है? मैन्युफैक्चर के बाद, उसके बाद सब लोग क्या ऐड करके आगे माल बेचते हैं? प्रॉफिट मार्जिन। ओके, सो व्हाट इज सप्लाई चेन? सप्लाई चेन मींस हमारा सामान मैन्युफैक्चर से कहां पहुंचना? कस्टमर तक। दैट इज अ सप्लाई चेन। नेक्स्ट, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक प्रोसेस पढ़ा था। उस प्रोसेस के अंदर पहले कौन सा स्टेप्स था के बारे में बेसिकली सोचते हैं, और फिर क्या करते हैं? रॉ मटेरियल सप्लाई चेन। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। वेरी गुड। तो आप याद रखेंगे, सप्लाई चेन में जो सप्लाई चेन बनी ना बेटा, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, वो क्यों बनी? ताकि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस में उसको इस्तेमाल कर सके। तो वर्ड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। तो वो जो सीरीज है ना, वो मेंटेन रहेगी। ओके, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल कौन से 2 एलिमेंट पे कंट्रोल करने की बात करता है? कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ओके, इसके हमने क्या पढ़े? फीचर्स। कितने फीचर हैं? 7। कम से कम कितने करने हैं? 6। पहला कौन सा? कॉस्ट एलिमेंट्स अकाउंटिंग। दूसरा कौन सा? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तीसरा कौन सा? कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। चौथा कौन सा? प्रोडक्ट का
कॉस्ट देख लेंगे, और एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग, जो याद रह गया इंटरनल ऑर्डर्स। अच्छा, ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो बाकी सारे मॉड्यूल पे नजर रखता है? ओके, तो हमारे पास 11 मॉड्यूल्स हैं। अब हमने कितने कर लिए हैं? 8 कर लिए। कितने बचे हमारे पास? 3। अब कौन कौन से बचे हैं? जाओ पेज नंबर 1 पर, जाओ पेज नंबर 1 पर और देख के बताओ। यहाँ पर जाओ, देख के बताओ। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल और प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ओवर हो रही है। ओके, अच्छा, एक और चीज, जितने अभी तक हमने मॉड्यूल्स दिए हैं, मैंने उन पर बेस कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपको होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है? बताओ। एचआर को एचआर वाले में किस को प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। ओके, सो मैंने नोइंगली आपको वो होमवर्क दिया था ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप घर जाके स्टडी मैट खोल रहे कि नहीं खोल रहे हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे रेज नहीं करते और बोलते थे हाँ मैं होमवर्क कर लिया, तो मैं समझ जाती कि आपने होमवर्क नहीं किया है। सो जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा है आपको सिर्फ एचआर मॉड्यूल में उतना ही करना है, भूल जाओ स्टडी मटेरियल। अच्छा, और बताओ, और कोई चीज दिक्कत करी थी? नहीं, हो गया सब कुछ? क्या बात है। मैंने आपको एक आंसर लिखने को भी दिया था। हाँ, कॉपी दिखाएंगे। आंसर कहाँ लिखा हुआ? काहे नहीं लिखा भैया? बर्थडे था तुम्हारा? नहीं था ना, तो फिर क्यों नहीं लिखा आंसर? सुन, मैं सत्संग करने नहीं आती हूँ यहाँ पे कि तुम सुनो, ताली बजाओ, काम खत्म। ऐसा नहीं होगा। होमवर्क किसने नहीं किया लिखने वाला? टॉपिक क्या था? एस्पेक्ट्स वाला ऑडिट, और टॉपिक आपको आरटीपी से मिल जाता है या फिर स्टडी मैट से मिल जाता है? मिल गया इजीली? कोई दिक्कत आई? ठीक है, एनीवन जिसको लगता है कि उसका आंसर अच्छा है लिखने वाइज, बताएंगे? जो तुम छाप रहे हो ना, तुम्हें वही याद करके सुनाना है, ये ध्यान रखना। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, जो आपने छापा है याद करो और सुनाओ। ऑडिटिंग एस्पेक्ट, जिसने छापा नहीं है बगल वाले के छपे हुए से याद करो। हो गया? नहीं हुआ अभी तक? हेडिंग्स हो गई? बताओ, एस्पेक्ट्स में किन 2 एस्पेक्ट को कवर करते हैं? पहला ऑडिटिंग ऑफ डेटा, और दूसरा ऑडिटिंग ऑफ डेटा की में क्या चीज चेक करते हैं? पहली और दूसरी। ओके, और प्रोसेस के अंदर फंक्शनल ऑडिट एंड इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलो नाउ कमिंग बैक टू दिस चैप्टर। हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं, यस और नो। हम लोगों ने कौन कौन से पार्ट कर लिए? पार्ट बी हो गया 100% कंप्लीट हो गया। ये किसके रिलेशन में था? ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म?
ठीक है, ईआरपी के अंदर ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड कंट्रोल्स थे 5 प्रोसेस को लेके। मैं हेडिंग बोलूंगी, आपको प्रोसेस डिटरमाइन करना है। गेम खेले, चलो। सो हेडिंग है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन मैनेजमेंट, पक्का? टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, दोबारा पीपल, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, डेटा एक्सेस। ओके, आपको तो सब आता है। अच्छा, स्टाफ टर्नओवर, बीपीआर, तुम कहते इंटेलिजेंट हो। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था, दैट वाज इन रिलेशन टू द ईआरपी। एंड ईआरपी में जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, उससे पहले हम कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करते हैं। कितने प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं? 2 प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं, जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इसमें से वो कौन से कंट्रोल हैं जो कि हम एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर पे लगाते हैं? ओके, वेरी गुड। पार्ट नंबर सी, दैट वाज इन रिलेशन टू बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स। बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स हैं? 11। कितने कर लिए? 8। कितने बचे? 3 कौन से बचे? फाइनेंशियल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्लांट मेंटेनेंस। ओके, अब आ जाओ, अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट ए। पार्ट ए में कुछ नया नहीं कराऊंगी, सिर्फ कॉपी में फ्लो चार्ट बनाऊंगी। आई बेट कुछ नया नहीं कराऊंगी, ठीक है? आई नो कि आप थक गए हो, मैं कुछ नया नहीं कराऊंगी, सिर्फ फ्लो चार्ट कॉपी में बनवाऊंगी। सो यू गाइज आर हैविंग ए कॉपी। तो हमने इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया, इसका एक फ्लो चार्ट बना दिया। अब बनाना है आपको इसका एक फ्लो चार्ट, पार्ट ए का फ्लो चार्ट बनाना है। पार्ट ए का फ्लो चार्ट। ओके, सो पार्ट ए के फ्लो चार्ट को कैसे बनाएंगे? आ जाइए, मैं हेल्प कर देती हूँ आपके। पार्ट ए का फ्लो चार्ट डिवाइड करेंगे उसको 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। बताया नहीं मैंने अभी? बताया? बताऊंगी अभी, रुक जाओ। पहले वही लिखेगा क्या? तुम नाम लिखेगा पहले? पर नाम लिखोगे? लिखो। नेम बहुत भारी भरकम है, शायद तुम रिटेन ना कर पाओ। कॉन्सेप्ट्स, बहुत भारी भरकम नाम था। कॉन्सेप्ट्स याद भी नहीं होगा ना? सो पार्ट बी जो है इन रिलेशन टू ईआरपी, पार्ट सी इन रिलेशन टू बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स एंड पार्ट ए इज इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट्स। या अब आप खुद ही सोचो ना, चैप्टर की शुरुआत पार्ट ए से हो रही है, तो पहले वो कुछ कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ाएगा, isn't it? Okay, तो हम यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो वी हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी 5th और 6th कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी आप 5th एंड 6th कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। 5th और 6th कॉन्सेप्ट कौन सा था? मैं आपको बताती हूँ। जो आपने पढ़ा था ना, फ्रंट एंड और बैक एंड वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने वहां पर? वेटर का। वेटर क्या था हमारा? फ्रंट एंड या बैक एंड? फ्रंट एंड किससे इंटरेक्ट करता है? दोनों से करता है, बैक एंड से भी करता है और यूजर से भी करता है। और जो बैक एंड होता है वो किससे इंटरेक्ट करता है? फ्रंट एंड से। तो इस टॉपिक का नाम क्या था? वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो टॉपिक नंबर 5 इज वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। और यहां पे लिखोगे फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जैसे आपकी श्रद्धा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ एप्लीकेशंस थी, है ना? तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ ऐप या एप्लीकेशंस। कौन कौन सी थी?
Installed apps and cloud-based apps. Installed apps and cloud-based apps. रिवाइज कर लेते हैं क्विकली. इंस्टॉल्ड एप्स और क्लाउड बेस्ड एप्स. ऐसी कौन सी ऐप है जो हमारे सिस्टम की हार्ड डिस्क का स्पेस घेरेगी? ऐसी कौन सी ऐप है जिसकी एक्सेसिबिलिटी 24/7 रहती है? दोबारा बोलो. पक्का लॉक कर दिया जाए? मुझे तो लगता है यार, मेरे हिसाब से तो मेरा सिस्टम मेरे पास रहेगा जिंदगी भर. नहीं नहीं. अच्छा, ऐसी कौन सी ऐप है जो ज्यादा सिक्योर होती है? ऐसी कौन सी ऐप है, ऐसी कौन सी ऐप है जिसमें हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने के बाद ही एक्सेसिबिलिटी कर सकते हैं? तुम्हें सवार आता है, तुम जाओ भाड़ में जाओ. हो गया. 5th पॉइंट 6 पॉइंट आता था. अब कितना बचे तुम्हारे पास? 4 पॉइंट बचे. अपनी कॉपी खोलो. अरे यही सॉरी, अपनी बुक खोलो. इस बुक के अंदर देखो, आप सबसे पहले पेज के बाद में दूसरा पेज दे के रखा होगा. आपको बनाने के लिए आसान हो जाएगा. दे रखा है. सेम टू सेम कॉपी कर लो, आपके रेफरेंस के लिए है ये. So the first is types of data, the next is voucher, then next is accounting flow, and then it is types or groups of ledgers. Same to same copy होगा. क्या हम इसमें से थर्ड वाला कर चुके हैं? थर्ड वाले का नाम है अकाउंटिंग फ्लो. क्या हम ये कर चुके हैं? अकाउंटिंग फ्लो में 2 बात पड़ी थी. कहाँ तक हमारे ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ पर? तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंड दी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्वमेंट. क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? चलो, तो 6 में से 3 कॉन्सेप्ट तुम कर चुके हो. अब कितने बचे? 3 ही तो बचे है ना. चलो ठीक है. अब आज का होमवर्क जो है बना लिया आप लोगों ने. आज का होमवर्क क्या है? जो ये अकाउंटिंग फ्लो है ना, आप देख रहे हो नोट्स में कितना कम कंटेंट है. सिर्फ डायग्राम देके रखा है. ये देखो, सिर्फ डायग्राम देके रखा है ना यहाँ पर. अब डायग्राम से तो काम नहीं चलेगा, तो इसको 3 मार्क्स के लिए कवरेज के लिए रखोगे आप. और कवरेज कहाँ से उठाओगे? स्टडी मैट से. तो आज का होमवर्क क्या है? अकाउंटिंग फ्लो का टॉपिक आप स्टडी मैट से रेफर करके, आपको वहां पे 2 पैराग्राफ्स मिलेंगे स्टडी मैट के अंदर. आपको वो पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में डिक्रीज करके लेके आना है. 1 पेज का आंसर आपको फॉर्म करना है. आप वहीं पर अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ जो आपके पास स्टडी मैट के अंदर हैं, उस पैराग्राफ्स को उठाएंगे और पॉइंटर्स बना के अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे. मेक श्योर कि थ्योरी में आप पैराग्राफ्स को अवॉइड करें और पॉइंटर्स इंक्लूड करें ताकि पढ़ने में आसानी हो. मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल चीजें बताती हूँ. मेरे पास अगर कोई भी कॉपी आई थी चेक करने के लिए, आपने जब भी कोई कॉपी में कोई कंटेंट लिखा, आपने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी और आपने तीसरी लाइन लिखी. जैसे आप चौथी लाइन लिख रहे हो ना, साइमल्टेनियसली आपने फर्स्ट लिखी, सेकंड लिखी, तीसरी लिखी, चौथी, जैसे आप चौथी लिखोगे ना, आप ये समझ जाओ कि जो आप चौथी लिख रहे हो ये वेस्ट है. क्योंकि साइकोलॉजिकली एक इंसान जब कॉपी चेक करता है तो पहली 3 लाइनें ही पढ़ता है. आप भी कॉपी चेक करोगे, यही करोगे. मैं आपको कॉपी चेक करने के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. EIS और SM में आपको 2 अलग अलग कॉपी मिलती है एग्जाम में, ठीक है, और चेक होने के लिए भी अलग अलग जाती है. मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था EIS की कॉपी में SM मत करना और SM की कॉपी में EIS मत करना. ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने EIS की कॉपी में EIS किया और सबमिट हो गया. अब मेरे पास एग्जाम्पल कॉपी चेक होने के लिए आती है, आई एम द चेकर. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा समझेंगे इस बात को ताकि आपको समझ आएगा कि आपको क्या देना है. हम हमेशा मार्केटिंग में कहते हैं वी ऑलवेज सी टू दिस कि हम कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें बेचें तो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होएगा. यहाँ पर भी अगर आप समझ जाएंगे कि क्या पैटर्न होता है तो यू विल बी गिविंग योर आंसर्स एंड प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली. अब सुनना ध्यान से. लेट सपोज कॉपी जो है मेरे पास चेक होने के लिए आती है. ठीक है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसके पास कॉपी चेक होने के लिए आती नहीं है. चेक होने के लिए एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, आती नहीं है. आप जो
ICAI के अंदर ना एक ही जगह पर हो सकते हो, या तो फ्रंट एंड पे हो सकते हो या तो आप बैक एंड पे हो सकते हो। फ्रंट एंड यानी कि आप टीचर बन सकते हो या फिर आप इवैल्यूएटर बन सकते हो। तो आई चोज टू बी अ टीचर एट ICAI। तो ICAI में फ्रंट एंड पे काम करती हूँ मैं, बैक एंड पे काम नहीं करती हूँ। वापस बता रही हूँ, तो मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, ये सिर्फ एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो मेरे पास कॉपी चेक करने के लिए आती है, किसी एक्स पर्सन के ऊपर कॉपी चेक करने के लिए आती है। क्या ये कॉपी चेक करने के लिए किसी अरे गरे पर्सन के पास चली जाएगी? नहीं, किसी अच्छे पर्सन के पास जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका डिफाइन करके रखा होगा ICAI ने पक्का पक्का। और इवन मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ उस बंदे को जिसके पास से कॉपी जाएगी, उस बंदे को एक एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है। पता है आपको ये चीज? उस बंदे को एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट की कॉपी वो चेक करने के लिए राजी होता है, उस सब्जेक्ट का उसको एग्जाम देना होता है, पता है। एंड उसको मिनिमम स्कोर करना होता है। आपको 40 स्कोर करना पड़ता है अपने सब्जेक्ट में और 50 एग्रीगेट में लिख के लिए करना पड़ता है। इस बंदे को जो कॉपी चेकर है, इसको 80% मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। अगर इसके 80% मार्क्स नहीं आए तो उसको कॉपी चेक करने को नहीं मिलेगी। तो अब तुम सोचो, अब ये बंदा नॉर्मल बंदा नहीं है, अब ये बंदा स्मार्ट बंदा है, क्योंकि ये बंदे को कॉपी तभी मिल रही है जब इसके 80% आ रहे हैं। आपके थ्योरी के पेपर में आपने फाउंडेशन दिया होगा, आप टेस्ट देते हो, 80% मार्क्स आते हैं? नहीं आते। सो 80% क्रैक करना इज अ हाई डील, इज अ बिग डील। फर्दर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव द ट्रेंड एनालिसिस, बट जो यहाँ पर एग्जाम पेपर आता है वो आज तक पिछला पेपर क्या है वो किसी को नहीं पता। तो वी डू नॉट हैव एनी एनालिसिस लेफ्ट। ओके, तो अगर एक बंदा कॉपी चेकर बनता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल होना पड़ेगा, प्लस फिर वो क्या देगा, एग्जाम देगा। 80% आएंगे तब जाके वो क्वालिफाई करेगा कि वो आपकी आंसर शीट चेक कर सकता है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। ये जो बंदा है ना बेटा, जब ये कॉपी चेक करने के लिए बैठेगा तो ये अपनी कॉस्टिंग निकालेगा, बोलो हाँ कि ना। इसके पास बहुत सारी कॉपी चेक होने के लिए आई, ठीक है, बट इसे हर एक कॉपी के मात्र 90 रुपए मिल रहे हैं, मात्र 90 रुपए मिल रहे हैं एक कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है। अब मैं इस बंदे से जाके पूछती हूँ कि भाई मुझे बता, तो इतना दिग्गज इंसान है, तूने 80% लेके आया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट किया, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस या 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है वो तेरे पास है। अगर तू इस एक्सपीरियंस, इतने एक्सपीरियंस वाला है, तो तेरी पर आवर की कॉस्ट होगी, बताओ कितना लिख दूं पर आवर की कॉस्ट इस बंदे की, बताओ, तुम बताओ। 5,000 रुपए एन आवर लिख दूं और कम करना ज्यादा करना, बताओ कितना लिखूं इस बंदे? अपने आप को सोचो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस है, एग्जाम में 80% से ऊपर मार्क्स आए हैं, आप कॉपी चेक करने के लिए पर आवर की कॉस्टिंग क्या मान के चलते हैं? बताओ बताओ। कॉस्टिंग नहीं टेंशन, अरे भाई इसमें क्या बात है, बताओ। 5,000 मांगे, चलो इसकी बात फाइनल कर दूं। सो मैं ना कैलकुलेशन को आसान करने के चक्कर में थोड़ा सा इजी कर रहे हो। 9 मतलब 9 9 18, 9 27, 9 4 36, 9 5 तो 45 मांग के चल लेते हैं, ठीक है। 4500 रुपीज उसकी पर आवर की कॉस्ट है। उसको एक कॉपी से कितना मिल रहा है, 90। कितनी कॉपी चेक करे कि उसके पैसे वसूल हो जाए, 50। कितने मिनट है उसके पास, 60 मिनट में कितनी कॉपी चेक करनी है? कॉपी कैसे चेक होगी, आउच, कैसे चेक होगी बताओ? समझ गए ना तुम? अब तुम समझ गए? तो मैं तुम्हारी चौथी लाइन पढ़ूंगी, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी चौथी लाइन पढ़ूंगी? नहीं, कतई नहीं पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। और तुमने जो वैल्यूएशन दी, उस वैल्यूएशन को डिक्रीज करती हूँ तो मैं अपने पैरों पे वैसी कुल्हाड़ी मार रही हूँ। तो क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के कोई बंदा कॉपी चेक करेगा? और हर एक बंदे को ना, मैं सच बताऊं, किसी को किसी के करियर के बारे में नहीं पड़ी है, लिटरली बोल रही हूँ, मन में मेरे बहुत आती है, बट किसी को किसी की नहीं पड़ी है। तुमको मेरी नहीं पड़ी है, मुझे तुम्हारी नहीं पड़ी है। तुम हमेशा बोलोगे मैम लोएस्ट प्राइस में पढ़ाओ, यू विल नॉट फील कि मैम को कितना मिल रहा है एग्जैक्ट। और मैं हमेशा बोलूँ तुम ज्यादा से ज्यादा मुझे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ा तुम कैसे कमा रहे हो, तुम्हारे पिताजी माताजी कैसे काम करके दे रहे हैं, इजंट इट? ये एक ह्यूमन नेचर है। तो सेम प्रकार से ये जो बंदा है, ये बंदा भी तो ये कहेगा कि भैया मुझे तो मेरी कॉस्टिंग चाहिए, मेरे को तो 4500 रुपए चाहिए, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरी क्या इफेक्टिवनेस हो रही है कॉपी चेक करने के लिए। हाँ, आई से कितने भी डंडा कर ले, बट वो अपनी कॉस्टिंग तो निकालेगा। और अगर वो कॉस्टिंग नहीं निकाल पाएगा तो क्या करेगा, ऑल्टरनेट निकालेगा, कोई ना कोई जुगाड़ करेगा। और उस जुगाड़ के चक्कर में किसके साथ दिक्कत होगी? तुम्हारे साथ।
इसीलिए तुम्हें इतना इंटेलिजेंट बनना है, तुम ना कॉपी में वो दिखाओ जो कि वो आसानी से देख ले। इतना फ्लुएंट होना चाहिए तुम्हारा कॉपी में, इट शुड बी वेरी स्पेशियस, बहुत स्पेस होना चाहिए, बोथ साइड मार्जिन होने चाहिए कि अगर उसे स्टेप मार्किंग करनी है वो स्टेप मार्किंग दे सके मार्जिन के अंदर। डायग्राम्स होने चाहिए कॉपी के अंदर, डायग्राम के जैसे ही बंदा डायग्राम देखा उसके अंदर सारी हेडिंग्स इनकॉर्पोरेटेड है, अरे वाह, जिस बंदे ने डायग्राम अच्छे से बना दिया तो वो बंदे ने आंसर भी अच्छा ही लिखा होगा। आप अपनी कॉपी में क्या कीजिए, जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे कि मान लो ये एक क्वेश्चन ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है मान लो कि ये आपका कीवर्ड होगा यूजर्स रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, इसको अंडरलाइन करने में क्या दिक्कत है, अंडरलाइन कर दो, उससे पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ये कीवर्ड पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपने कीवर्ड अंडरलाइन करके दे दिया है तो आपकी खराब इंग्लिश के ऊपर नजर नहीं जाएगी, उसकी जो कीवर्ड आपने अंडरलाइन करके दिए वही वो पढ़ेगा और उसी के बेस पे मार्क्स दे देगा आपको। तो ये आपको सोचना है कि आप कैसे अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे कि ताकि वो आपको मार्क्स दे दे। Am I clear with that now? तो आप अपनी कॉपी जो है अच्छे से रखिए, अपनी सिस्टमैटिक रखिए। बीच बीच में मैं आपको ना कुछ और टिप्स भी देती रहूंगी कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, इवन जो आपको एग्जाम में टाइम मिलता है 15 मिनट्स का उसको कैसे यूज करना है। एग्जाम में पहले एमसीक्यू अटेम्प्ट करने चाहिए या डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको कॉपी में सील क्या मेंटेन करना चाहिए, कितने क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम बीच बीच में सबकी बातें करेंगे पढ़ते पढ़ते बीच बीच में, क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट बस चालू हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स हैं, बी वी हैव डन, सी में हमारे 3 मॉड्यूल्स बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ए दैट इज अ कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, उसके अंदर 6 कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोगों ने कितने कर लिए हैं, 3 कर लिए हैं, जिसमें से एक के ऊपर मैंने आपको होमवर्क दिया है, दैट इज अकाउंटिंग फ्लो, एंड 3 हमारे बचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एजेंडा क्या रहेगा कि हम मॉड्यूल्स को खत्म कर दें और 3 कॉन्सेप्ट्स खत्म कर दें। ठीक है, तो अब जो है आपको मैं ब्रेक दे रही हूँ एंड आप 15 मिनट का ब्रेक एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे, फिर आपकी दोबारा क्लास चालू हो जाएगी।